तो भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी को क्विक रिवीजन, अर्थात अगर आप कभी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत जल्दी से रिवीजन करना हो तो उसके लिए सबसे पहले यहां पर ये देख लेते हैं कि आपके आईएएस और पीसीएस के एग्जाम में इसका अपना एक सिलेबस क्या कहता है, सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं और उसके अकॉर्डिंग पिछले कई सालों में पूछा क्या गया है। साथ ही आपके अध्ययन की रणनीति, रिसोर्सेज क्या होंगे और उसके बाद फिर हम आपको यहां पर पढ़ाना शुरू करेंगे। तो यहां पर आज का पहला लेक्चर है, इसे अच्छे सुन लीजिए, क्योंकि कभी भी आप अगर सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं और इकोनॉमी को लेकर पढ़ना कैसे है, उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, तो वो भी मैं यहां पर आपको बता देता हूं। आप अपने स्तर पर सेल्फ स्टडी में अगर इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो इकोनॉमी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसको पढ़ने का जो तरीका है, इकोनॉमी को कवर अप कैसे किया जाता है, क्विक रिवीजन का अर्थात बहुत कम समय में आप इकोनॉमी को कैसे पढ़ सकते हैं, वो सारी चीजें भी यहां पर आप समझ लीजिए। देखिए यहां पे जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में अगर आप उठाकर देखिए आईएएस और पीसीएस के सिलेबस में, तो यहां पर ये टॉपिक्स आपको उसमें लिखे हुए हैं, उनके सिलेबस में इन टॉपिक्स को लिखा गया है। क्या क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना, संसाधन विषय विकास एवं रोजगार, समावेशी विकास, सरकारी बजट, कृषि फसलें, भंडारण, विपणन, सहायकी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, आपूर्ति श्रृंखला, भारत में भूमि सुधार, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर औद्योगिक नीति एवं परिवर्तन, बुनियादी ढांचा और निवेश मॉडल। ये शब्दों के माध्यम से इकोनॉमी के सिलेबस को, सिर्फ जीएस की मैं बात कर रहा हूं, यहां ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, जीएस में जो आपका इकोनॉमी है वहां पर आपको ये उसका सिलेबस है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें पिछले 5 सालों का यदि आप यहां पर विश्लेषण करने बैठते हैं, प्री और मेंस दोनों के लिहाज से अगर देखा जाए तो इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगातार पिछले 5 सालों में एक डोमिनेंट सब्जेक्ट रहा है, न सिर्फ प्री में बल्कि मेंस में, जीएस पेपर थर्ड में भी जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इकोनॉमी से आते हैं। इस दृष्टिकोण से आपको इकोनॉमी को अच्छे से पढ़ना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर आप लोगों के साथ आती है, जो मोस्टली बच्चों के साथ इकोनॉमी को मैंने देखा है, एक आता है कि इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट का आपको आप अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर हो भी जाते हैं तो दूसरा, कई बार एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे की ओर जाने के बाद फिर आपको जो क्लैरिटी होनी चाहिए एक से दूसरे कॉन्सेप्ट के बीच, वो क्लैरिटी आप कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं और इसके कारण इकोनॉमी के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा यहां पर टफ लगने लगते हैं और आप वहां पर गलतियां छोटी छोटी कर जाते हैं। इसलिए इकोनॉमी में 2 चीजों का जरूर ध्यान रखें। पहला, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लें और कॉन्सेप्ट समझने के बाद वहां पर क्लैरिटी ये रखें कि एक का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ जब आप पढ़ने रहे हैं वहां पर क्लैरिटी साथ में रखें। तो चलिए सिलेबस के बाद यहां पर एक बार मैं आपको थोड़ा सा, बहुत ज्यादा समय न लेते हुए, पिछले 5 सालों में इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, तो यहां पर आप 15, 16, 17, 18, 19 का आप क्वेश्चन दे सकते हैं। प्री और मेंस में कितने टॉपिक से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, उनका आप एक डिटेल से यहां पर आपका विश्लेषण किया गया है। जहां पर अगर देखें मोस्टली आपका जो क्वेश्चन आ रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना, संसाधन विकास, रोजगार से अगर यहां पर देखें तो मोस्ट ऑफ टाइम काफी सारे क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलते हैं और ये आपको 4, 2, यहां पर देखें प्री के लिहाज से 4, 6, 8, 10, 11 क्वेश्चन आपको पूछे गए। आपको मेंस में भी देखें तो यहां पर 2, 4, 2, 1 क्वेश्चन आपको कंपल्सरी पहले टॉपिक से आपसे पूछा जाता है। समावेशी विकास मेंस में लगातार उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सरकारी बजट जो होता है प्री के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है और मेंस में जो उससे रिलेटेड योजना है उसको लेकर ये क्वेश्चन पूछते रहे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं 2 और 1 क्वेश्चन आपको लगभग हर एक साल पूछा गया है। 1 या 2 क्वेश्चन हर साल बजट से जरूर आता है। इसलिए बजट जो होता है उस साल का, जिस साल आप एग्जाम पेपर देने जा रहे हैं उस साल का बजट आप अच्छे से करके जाइए। कृषि, उससे संबंधित टॉपिक्स जो हैं जैसे आपका फसलें, भंडारण, विपणन, सहायकी, ये अगर आप देखें तो काफी इंपॉर्टेंट। यहां पर जो क्वेश्चन का एवरेज है, अगर हम प्री की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं। मेंस की बात करें तो वहां पर 1 से लेकर यहां पर देखिए 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 4, 3, 2, 1 अर्थात 1 से लेकर 4 क्वेश्चन मेंस में, और प्री की बात करें तो यहां पर 4, 5 से क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन आपको प्री में यहां से पूछे जा रहे हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कृषि से रिलेटेड, एग्रीकल्चर जो सेक्टर आप पढ़ते हैं इकोनॉमी में, वो भी है। इसी को यदि हम यहां पर कृषि से रिलेटेड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और आपूर्ति श्रृंखला भी जोड़ देते हैं तो यहां पर मेंस में इससे क्वेश्चन आपको कुछ सालों में पूछे गए हैं, जैसे 2015 में, 2018 में और 2019 में। साथ ही भारत में आपके भूमि सुधार को लेकर देखा जाए तो यहां पर आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए प्री में 2019 में। अर्थव्यवस्था का यहां पे जो उदारीकरण से लेकर औद्योगिक नीतियां हैं, तो अगर हम देखें तो प्री और मेंस में कभी कभी किसी साल इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे 15 में मेंस में पूछा गया तो 16 में यहां पर प्री में पूछ लिया गया, फिर 17 में फिर से आपको मेंस में पूछा गया और 19 में आपको प्री में पूछा गया। तो यहां पर से क्वेश्चन आपको आते रहते हैं, कभी प्री और कभी मेंस में। बुनियादी ढांचा, जिसको हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं,
तो वहां पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर देखें तो यहाँ पर प्री और मेंस में कभी कभी योजना से रिलेटेड जो टॉपिक्स आते हैं, जो सरकार के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहां पर आपको क्वेश्चन है। और उसके बाद निवेश मॉडल। तो यहां पर आपको ये सारा जो टॉपिक्स है, ये सारे जो सिलेबस है, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो होता है आपसे सारी चीजें पूछी जाती हैं। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है प्री और मेंस दोनों में पूछे जा रहे हैं और इसलिए आपको यहां पर इस चीज का ध्यान रखना है। जब आप इकोनॉमी पढ़ते हैं तो वहां पर इकोनॉमी जो होती है वो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको सब चीजों को अच्छे से कवर करके जाना है। मेंस में भी वहां से क्वेश्चन आ सकता है और प्री में भी वहां से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि ये सिर्फ मेंस में आएगा या ऐसा भी कोई टॉपिक नहीं है जो सिर्फ प्री में आएगा। सेम टॉपिक से प्री में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए इकोनॉमी को पढ़ते समय आप किसी भी टॉपिक को दोनों ही दृष्टिकोण से पढ़ें, अर्थात ऐसा पढ़िए कि उसमें प्री का भी काम हो जाए और साथ साथ आपकी मेंस की भी तैयारी हो जाए। तो रणनीति यहां पर यह ध्यान रखें कि आपको इकोनॉमी पढ़ते समय प्री और मेंस दोनों को, एक ही टॉपिक को दोनों तरीके से पढ़ना है। अब अगर बात करें कि क्वेश्चन पूछने की प्रकृति कैसी रही है, किस किस तरीके के क्वेश्चन आपको इकोनॉमी में लेकर पूछे गए हैं, जब भी आप पढ़ें तो इस तरीके के अगर टॉपिक्स आते हैं और इस तरीके के पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं तो उनको ध्यान रखना है। जैसे कि बजट से संबंधित घोषणाएं हैं, जैसे एक साल आपको जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन प्री और मेंस में पूछे गए। इसी तरीके से कृषि से संबंधित कई सारी योजनाओं और उससे रिलेटेड सुधारों को शामिल किया गया, जैसे एमएसपी है, सुपर बाजार है, एकीकृत कृषि प्रणाली है, संविदा कृषि है, फसल बीमा योजना है, प्रभाव मूल्यांकन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन कृषि से रिलेटेड पूछे गए हैं। सरकारी प्रयासों को लेकर खाद्य प्रसंस्करण अनाज वितरण प्रणाली को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं। समावेशी विकास, संधारणीय विकास को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं और साथ ही साथ यहां पर देखिए कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछ रहे हैं। अर्थव्यवस्था के अंतर संबंधित एक टॉपिक का दूसरे से रिलेटेड करके वहां पे क्वेश्चन पूछे गए, जैसे जीडीपी और मुद्रास्फीति का एक दूसरे से क्या लेना देना है, आर्थिक वृद्धि और रोजगार समृद्धि का एक दूसरे से किस तरीके से इंपैक्ट करेगा, कृषि और पशुपालन एक तरीके से अंतर संबंधित कैसे हैं। तो यहां पर अर्थव्यवस्था के अलग अलग टॉपिक्स को एक दूसरे से इंटरलेट करके भी क्वेश्चन पूछा गया। उद्योगों में श्रम सुधार को लेकर क्वेश्चन पूछे गए, तो योजनाएं भी पूछी गई, जैसे स्किल इंडिया का, मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्रामों को लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक तरीके से अगर हम बात करें कि इकोनॉमी में क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं, तो ये आपके आधार हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट बेसिस हो सकते हैं, इंटर रिलेटेड हो सकते हैं, योजनाएं रिलेटेड हो सकती हैं, करंट बेसिस हो सकते हैं। इसलिए आपको यहां पर अपने टॉपिक्स को पढ़ते समय इन सारी चीजों को अच्छे से इकोनॉमी में कवर कर लेना है। जब भी आप अपने स्तर पर स्टडी करते हैं तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखें तो आप सेल्फ स्टडी में भी आपको इकोनॉमी बहुत इस तरीके की चीजें आपको काफी हेल्प करेंगी। अब बात आती है कि पढ़ें कहां से, तो यदि आप अपने स्तर पर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वहां पे कुछ चीजें आपके पास एज ए रिसोर्स होनी चाहिए। और ये रिसोर्स के तौर पर अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा जीएस में देखिए, जीएस के संदर्भ में ऐसा नहीं कि आपको 4-5 बुक इकोनॉमी की पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है और अन्य न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, लेकिन हाँ कुछ चीजें होनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी में कई सारी ऐसी चीजें पूछी जाती जो लगातार अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों को आधार बनाकर क्वेश्चन वो पूछते हैं। और इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो आपके पास एक अच्छी बुक होनी चाहिए, ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए, जो मल्टीपल चीजों को अच्छे से डिटेल से वहां पे समझाते हुए आपको चीजों को क्लियर करती हो। तो यहां पर एनसीईआरटी सबसे पहले, जब भी आप इकोनॉमी को पढ़ने जाते हैं 11th और 12th की एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, क्योंकि वहां पे बहुत सारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर किए गए हैं। साथ ही आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के एक आधारभूत जानकारी देते हैं कि किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी डेवलप हुई है, किस किस तरीके से चीजें वहां पे प्रॉब्लमेटिक हुई हैं। तो वहां पर आपको एक बेसिक जो जानकारी है, जो नॉलेज है इकोनॉमी की और साथ ही जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ने से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जब बात आती है एडवांस लेवल की, जहां पर काफी डीप नॉलेज आपसे पूछी जाती है, तो उसके लिए आपको एक बुक यहां पर प्रेफर करनी है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रमेश सिंह की बुक आती है, ये आपके पास भी जरूर होनी चाहिए। अब बात आती है कि दो चीजें, अर्थात बेसिक कवर हो गया, एडवांस अगर लेवल पे आपको डीप नॉलेज यहां पर आपको अच्छे से चीजें आपने समझ ली हैं, तो तीसरी जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं वो करंट है, क्योंकि इकोनॉमी के काफी सारे जो क्वेश्चन है वो करंट बेसिस होते हैं। करंट को या तो बेस बनाकर क्वेश्चन पूछते हैं या सीधे वो करंट से पूछ लेते हैं। इसलिए आपको यहां पर अपने इकोनॉमी की करंट को लगातार अपडेट करना है। डेटाबेस भी, कॉन्सेप्ट बेसिस भी, योजनागत स्थितियां भी, सुधारगत स्थितियां भी, आपको लगातार इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छा एक न्यूज़पेपर आता है जो खासकर इकोनॉमी को लेकर ही बहुत अच्छे से सारी जानकारी को देता है, एक आपका बिजनेस स्टैंडर्ड आता है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स टाइम्स भी आता है। तो यहां पर आप इंग्लिश अगर न्यूज़पेपर आपको अच्छी है तो यहां पर हिंदी में भी आती है,
तो आप इन्हें लेकर इकोनॉमी के बारे में डेली अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो अच्छे से कर सकते हैं। और खासकर उन बच्चों के लिए जिनका इकोनॉमी ऑप्शनल है, वो जरूर यहाँ पर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे न्यूज़पेपर को जरूर फॉलो करें, क्योंकि आपका ऑप्शनल है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, जानकारी आपको अच्छी डिटेल से होनी चाहिए। जीएस जिनका है, जरूर अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं है या आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो जरूर एक या तो मंथली बेसिस यहाँ पर एक करंट मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं। आपको करंट मैगजीन के तौर पर पहले भी काफी सारी मैगजीन आपको बताई गई हैं, जैसे क्रॉनिकल, दृष्टि, विजन, परीक्षा मंथन, जो भी आपको मिलती है, एक मैगजीन आप जरूर फॉलो करें, ताकि वहां पे करंट रिलेटेड जो जानकारियां हैं वो आप तक मिल सकती हैं। ठीक है, तो यहां पर ये ऑप्शनल है। बिजनेस स्टैंडर्ड उन लोगों के लिए कंपलसरी है जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उनको जरूर यहाँ पे पढ़ना चाहिए। जीएस के सब्जेक्ट के बच्चों को जरूरी नहीं है, वो आप एक करंट मैगजीन भी इसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी और रमेश सिंह ये कंपलसरी है, और साथ साथ करंट एक मैगजीन फिर आपको लेनी पड़ेगी। इतना अगर आप कर लेते हो, ज्यादा कुछ नहीं है, 3 चीजें हैं। बेसिक के लिए एनसीईआरटी, एडवांस लेवल पे अच्छी समझ के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए आपको एक बुक एडवांस लेवल की रमेश सिंह, और करंट अपडेट करने के लिए करंट मैगजीन। ये 3 चीजें आपको फॉलो करिए, आपकी जो तैयारी है वो इकोनॉमी की बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके बाद आता है कि आपको पढ़ना कैसे है, अर्थात जब भी आप चीजों को पढ़ने बैठेंगे इकोनॉमी में, अपने स्तर पे कभी आपको पढ़ना हो, एक बेसिक जो क्लियरेंस आपको मिलनी चाहिए, तो वहां पे क्या चीजें ध्यान में रखनी है, एक सेल्फ स्टडी के दौरान इकोनॉमी को पढ़ना कैसे है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे जो जरूरी जो पहलू इसमें आता है वो आता है आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, अर्थात कि छोटी छोटी चीजें आती हैं, जैसे मनी होता है, मुद्रा होती है, उसके प्रयोग होते हैं, बैंकिंग प्रणाली क्या होती है, उसमें मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रास्फीति को किस किस तरीके से प्रभाव उस पर क्या पड़ता है, क्या इफेक्ट आपको पड़ेंगे, आरबीआई कैसे कंट्रोल करती है, सरकार की क्या भूमिका है, मौद्रिक नीति क्या होती है, राजकोषीय नीति क्या होती है, ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट है, ये छोटे छोटे आपके टॉपिक्स हैं, इनको पहले आपको समझना है, उसके बाद फिर इनके प्रभावों बाकी सारी जानकारी इसके बाद आती है। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करनी है। मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, आरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कृषि, अर्थव्यवस्था, खाद्य प्रसंस्करण, ये टॉपिक जो छोटे छोटे, इन्हें आपको पहले समझना है। दूसरी चीज, इकोनॉमी को पढ़ते समय इंटरलिंकिंग को जरूर ध्यान रखें। इंटरलिंकिंग प्रोसेस, क्योंकि यहां पर 2 चीजें हैं, एक होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे कि कृषि भी है, और कृषि में और इकोनॉमी भी है। कृषि अगर देखें तो आप कहां कहां पढ़ते हैं, कृषि में आप एनवायरमेंट में उसके प्रदूषण कारण कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों को भी पढ़ते हैं। दूसरी तरफ आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वहां भी कृषि को पढ़ते हैं। और तीसरा यहां पर इकोनॉमी भी आता है, वहां भी कृषि पढ़ते हैं। चौथा यहीं पर देखें तो कृषि जो होता है, साइंस एंड टेक का उसमें कितना यूज होता है। तो एक इंटरलिंकिंग जो मेथड होती है, अगर कहा जाए किसानों की आय को दोगुना करना है, इसके लिए कृषि के संबंधी क्या समस्याएं सुधार होंगी, तो उसको लेकर यहां पर देखना होगा कि एनवायरमेंट में इसमें क्या इनपुट्स डाल सकते हैं। सुधार करना होगा तो साइंस एंड टेक का इसमें कितना यूज किया जा सकता है। साथ ही वहां पर भौगोलिक परिस्थितियां कितनी इंपॉर्टेंस होती हैं। तो आपको इकोनॉमी पढ़ते समय एक टॉपिक का दूसरे सब्जेक्ट की अगर नॉलेज आपकी अच्छी है, तो उस इनपुट्स का जरूर प्रयोग करें, वो आपको बहुत अच्छा फायदा करेगा। और नहीं है तो यहां पर एक इंटरलिंकिंग मेथड जो होता है, सब्जेक्ट वाइज जरूर क्रिएट करें, इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और चीजें आसान होंगी और उसका इंपैक्ट भी वहां पर ज्यादा पड़ेगा। इसके बाद टॉपिक वाइज भी चीजों को जरूर स्टडी करके चलें। टॉपिक वाइज अर्थात इकोनॉमी में भी कितने टॉपिक हैं, जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया, उद्योग हो गया, बैंकिंग हो गई, मनी हो गया, फाइनेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सरकारी बजट का हो गया, आपका पब्लिक फाइनेंस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एचआरडी हो गई। तो वहां पर काफी सारे टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक वाइज भी यहां पर आपको स्टडी करके चलनी है। तो 2 चीजें हैं इंटरलिंकिंग में, टॉपिक एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक से, जैसे जीडीपी का मुद्रास्फीति से क्या लेना देना है, कृषि और पशुपालन कैसे एक दूसरे को फायदा कर सकते। जैसे बात की जाती है किसानों की आय को दोगुना करने में, कृषि के साथ पशुपालन को हम वहां पर ऐड करते हैं तो वो अच्छा हो सकता है। तो यहां पे समझ में आना चाहिए कृषि पशुपालन कैसे एक दूसरे को फायदा कर सकते हैं। तो एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक साथ इंटरलेशन और एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट साथ इंटरलेशन करके जरूर यहां पर इंटरलिंकेज मेथड जो होती है उसको जरूर अपनाएं। ये आपको इकोनॉमी में बहुत हेल्प करेगा और ये काफी सारे सब्जेक्ट में आपको हेल्प करता है। कृषि को अगर आपने एक जगह अच्छे से पढ़ लिया है अलग अलग सब्जेक्ट साथ इंटरलेट करके, तो सेम टॉपिक को आपको जब दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे तो वहां पर वो आपको फायदा करेगा। इसके बाद करंट को जरूर अच्छे से फोकस करें इकोनॉमी के लिए, क्योंकि काफी सारे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वो काफी क्वेश्चन आपको या तो करंट बेसिस आपको बनाए जाते हैं या फिर आपको करंट ही डायरेक्ट होता है। इसलिए करंट को फोकस करके इकोनॉमी का जरूर अच्छे से करंट को कवर करना है। बाकी इसके लिए आपको वर्कशॉप क्लासेस आपको मिली हुई हैं। वर्कशॉप क्लास जो होता है, अगर आपने हमारे बैचेस ज्वाइन किए हो तो वहां पे एक वर्कशॉप क्लास डाली हुई है, वो आप इसके लिए देख सकते हैं इकोनॉमी को किस तरीके से स्टडी करना है। बाकी आपको यहाँ पर अपने नोट्स जरूर बनाने हैं। सबसे जरूरी जो पहलू है, अपने नोट्स जब भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी चीज आपको समझ में आ रही है उसके अपने नोट्स सेल्फ बनाएं। सेल्फ नोट्स यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं।
इसके अतिरिक्त रिवीजन जो होता है रेगुलर करते रहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमी में अगर आप यहां पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचते हैं तो कई बार ऐसा होता है जो आपने पहले पढ़ा है वो आपको भूल जाता है। तो यहां पर जब आप सेल्फ स्टडी का तरीका अपनाएं तो वहां पर 4 या 5 दिन पढ़ रहे हैं तो आपको वीकेंड में रिवीजन का टाइम जरूर रखें, ताकि जितना आपने वीक में पढ़ा हुआ है, 5 दिन अगर पढ़ा हुआ है तो 1 या 2 दिन वहां पर जरूर रखें जहां पर आप इस वीक का पढ़ा हुआ रिवीजन कर सकें, क्योंकि रिवीजन रेगुलर बेसिस पे होता रहेगा तो चीजें आपको दिमाग में लंबे समय तक बनी रहेंगी। यदि आप यहां पर सिर्फ पढ़ते चले जाएंगे तो एट द लास्ट होगा, जब आप लास्ट में पहुंच रहे होंगे तो शुरुआती जो चीजें टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे वो आप भूलने लगेंगे। तो यहां पर आपको रेगुलर बेसिस पे रिवीजन जरूर करना है, और रिवीजन करते समय यहां पर अपना जो शेड्यूल है इस तरीके से फिक्स करिए कि शुरुआती समय में 4 या 5 दिन का बनाइए, मंडे टू फ्राइडे पढ़ने का और सैटरडे को यहां पर रिवीजन का। संडे आप हो सकता है रेस्ट भी रख सकते हैं या संडे भी रिवीजन को डाल सकते हैं। तो इस तरीके से यहां पर रिवीजन जरूर मस्ट है यहां पर। इसके अलावा जब आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाएं, आपको समझ में आ जाए, आपके अपने नोट्स बन जाएं, तो वहां पर आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग को भी चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चंस को वहां पर एक टॉपिक क्लियर हो जाता है, उस टॉपिक से रिलेटेड वहां पर आप आंसर राइटिंग, उस क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाल लीजिए, उनको वहां पर आंसर राइटिंग भी करने के प्रयास कर सकते हैं। और एट द लास्ट अपनी वोकैबुलरी को यहां पर स्ट्रेंथ करिए, मजबूत करिए, क्योंकि इकोनॉमी की जो वोकैब है वो कई बार आप मिस कर जाते हैं, वो आपको समझ में नहीं आती है। और वोकैब अगर आपकी अच्छी होगी तो वहां पर ये आपको एक कॉन्फिडेंस तो बूस्ट करती है, साथ ही साथ जब आप आंसर राइटिंग करने जाते हैं तो ये वोकैब जो होती है वो आपके आंसर में इंपैक्ट डालती है। एक अच्छी वोकैबुलरी वाली अगर आपके स्टूडेंट वहां पर एक अच्छी आंसर राइटिंग करते समय आप इकोनॉमिकल टर्म का वहां पर बहुत अच्छे से प्रयोग करते हैं तो हमेशा उसको बेनिफिट्स वहां पर मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो यहां पर आप अगर अपने स्तर पे स्टडी करने जा रहे हैं तो अगर आप इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे, इस पूरे प्रोसेस को अपनाएंगे, तो आप अपने स्तर पर सेल्फ स्टडी करते समय आपको बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो प्रॉब्लम नहीं होंगी और अच्छी से आप यहां पर एक स्टडी का प्लान क्रिएट कर पाओगे और साथ ही साथ इकोनॉमी पे एक अच्छी पकड़ भी बना पाओगे। तो ये तो एक प्रोसेस था, ये सारी चीजें आपको अपनी करनी चाहिए जब भी आप स्टडी करें, एक सेल्फ स्टडी के तौर पर। और इकोनॉमी का हमने यहां पर एक एनालिसिस कर लिया। अब बात आती है अपने इस टॉपिक को, आज के अपने लेक्चर को हम पढ़ना शुरू करेंगे। और आज के अपने इस लेक्चर में जो चीजें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के तौर पे हम देखने जा रहे हैं वो सबसे जो जरूरी पहलू है, हम सबसे पहले 6 अलग अलग पिलर्स को यहां पर डिवाइड करेंगे इकोनॉमी को, और इन 6 पिलर्स के आधार पर एक एक पिलर को लेकर यहां पर चलेंगे। इकोनॉमी में अगर जिन बच्चों ने यहाँ पर मेरे अभी लेटेस्ट हमने जो इकोनॉमी मैंने आपको पढ़ाई है 2020 में, तो वहां पर 19-20 में अगर आपने इकोनॉमी को वहां पर स्टडी किया हुआ है, मेरे साथ वहां पर सारी चीजों को फिनिश अप किया हुआ है, तो वहां पर मैंने इकोनॉमी आपको इन्हीं 6 पिलर्स में डिवाइड करके पढ़ाई है। तो ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी हमारे बैचेस से जुड़ के स्टडी कर चुके हैं उनके लिए चीजें आसान होगी, क्योंकि मैंने ही पढ़ाया और मैं फिर से पढ़ाने जा रहा हूं, तो आपका रिवीजन बहुत फास्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो कि सिर्फ क्रैश कोर्स के लिए जुड़े हुए हैं, तो वहां पर थोड़ा सा मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मेरा अपना प्रोसेस है पढ़ाने का वो यहाँ पर पिलर वाइज अलग अलग चीजों को लेकर पढ़ने का है, आपका हो सकता है अलग तरीके का पढ़ने का हो। और ये जो प्रोसेस अपनाया गया है ये थोड़ा सा यहाँ पे साइंटिफिक तरीके से इकोनॉमी जिस तरीके से पढ़ी जानी चाहिए और जिस तरीके से इंटर रिलेट करती है, वहां पर उस मेथड के हिसाब से मैंने इसे फॉलो किया है। तो आप भी यहां पर आपने जो भी पढ़ा है उसको पढ़ के रखिए, रिवीजन करके रखिए, लेकिन जो प्रोसेस मैं अपनाने जा रहा हूं उस पर ज्यादा फोकस रहिएगा, अच्छे से चीजों को सुनिएगा और जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं उन पर ध्यान रखना है, ठीक है। और एट द लास्ट लेक्चर की अगर कोई टॉपिक्स आपको समझ नहीं है या जो भी डाउट्स रह जाएंगे वो भी हम आपका लेंगे। तो सबसे पहले बीच में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, देखिए अब लेक्चर शुरू होने जा रहा है इसलिए मैं पहले बता देता हूं। अगर मान लीजिए मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं, हो सकता है मैं बीच में कमेंट ना देखूं, क्योंकि मैं पढ़ाते पढ़ाते कई बार होता है कि मेरा जो फोकस होता है ज्यादा पढ़ाने पे होता है, मैं कमेंट वहां पर ज्यादा देखता नहीं हूं। कारण क्या कि एक फ्लो बन जाता है, उस फ्लो में जो होता है चीजें आप खराब नहीं करेंगे, कई सारी चीजें माइंड में आती हैं जो आपको बतानी होती हैं। अगर आप बीच में डिस्टर्ब करते हो या मैं आपके आंसर या क्वेश्चन देने लगता हूं, कई बार वो चीजें निकल जाती हैं। तो यहां पर करना क्या है, आपके जो भी डाउट्स होंगे जो मैं पढ़ाता चल रहा हूं, ठीक है, वो आप क्या करना है, नोट करते चलना है, बीच में कमेंट नहीं करना है, नोट करके रखना है। और जब मैं यहां पर कहूंगा कि हाँ आज इतना ही, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, तब वहां पर आपने अपने एक एक करके आप लोग डाउट पूछिएगा और मैं सारे डाउट क्लियर करूंगा और उसके बाद हम सेशन को समाप्त करेंगे। और यही जो प्रोसेस होगा इकोनॉमी की सारी क्लासेस में होगा,
ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस मैं इसीलिए इकोनॉमी की पहली क्लास में बता दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन होते हैं, जिसको बताने के लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे समय चाहिए होगा। एग्जांपल्स देंगे, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि सारी चीजें क्लियर की जाएं, लेकिन यदि कोई चीजें वहां पर आपको क्लियर नहीं हुई हैं तो वहां पर आप उसे नोट कर लीजिए तुरंत, पेन कॉपी जरूर लेकर बैठिए, जो भी पॉइंट वहां पर समझ नहीं आया, जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं वो जरूर नोट करके रखिए, ताकि जब मैं आपको लास्ट में पूछूं तो आप वहां पर अपने क्वेश्चन को पूछ सकें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखिए यहाँ पर जो इकोनॉमी को पढ़ना है हमें, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, इसमें जो सबसे जरूरी एक पहलू आता है, हम यहाँ पर इकोनॉमी को 6 अलग अलग पिलर्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। वो 6 पिलर कौन है मैं सबसे पहले आपको इसमें बता देता हूँ, ताकि यहाँ पर आपको बाद में यहाँ पर सर पिलर कौन कौन से, यही आप क्वेश्चन मत पूछते रहिए। तो मैं पहले आपको ये 6 पिलर कौन से यही बता देता हूँ, ठीक है। इकोनॉमी को हम 6 पिलर्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक है। कौन कौन से ये 6 पिलर हैं तो वहां पर इनको देख लीजिए। पहला हम जो आज स्टार्ट करेंगे उसे मैंने नाम दिया है यहां पर MBFI। दूसरा यहां पर है आपका पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। तीसरा यहां पर जो टॉपिक आपका आता है जिसको हम कहते हैं ट्रेड या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट। चौथा जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा आपका सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। पांचवा जो पिलर आपका होगा वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और छठा जो टॉपिक यहां पर हम पढ़ेंगे वो होगा आपका HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये 6 पिलर हैं और इन्हीं 6 पिलर्स को हम अपनी पूरी सीरीज में आपको पढ़ेंगे। स्टार्ट हम करेंगे MBFI से और फिनिश हम यहां पर करेंगे HRD से, और आपको भी यहां पर इन्हीं को फॉलो करना। अब बात आता जी है कि MBFI क्या है। तो MBFI में आपके 4 टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या कितने टॉपिक पढ़ेंगे? 4 टॉपिक पढ़ेंगे, और इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं मनी, M का मतलब मनी, B का मतलब बैंकिंग, F का मतलब फाइनेंस, और I का मतलब इंश्योरेंस, ठीक है। ये 4 टॉपिक, अर्थात जो पहला ही लेक्चर है वो काफी बड़ा एक लेक्चर है, और MBFI जो देखा जाए तो मनी, बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस, इन 4 टॉपिक को हम पहले अपने पिलर में कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद फिर हम बाकी के पिलर्स को कंप्लीट करेंगे, जिसमें पब्लिक फाइनेंस आएगा, और इसी पब्लिक फाइनेंस में हम यहां पर बजट को देखेंगे, ठीक है। बजट को देख लेंगे, और इसके अलावा आपका इकोनॉमी सर्वे को भी हम यहां पर बहुत डिटेल से नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कह सकते हैं एनालिसिस है, उसको हम देखेंगे। तो बजट और इकोनॉमी सर्वे को भी हम यहाँ पे जो लेटेस्ट वाला आया हुआ है वो यहाँ पर आपको देख लिया जाएगा, और बाकी जो पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट बाकी जो हम लेक्चर्स में पढ़ते हैं उसको भी यहाँ पर देख लेंगे। ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट क्या होता है, आपका कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ट्रेड डिफिसिट क्या होता है, तो इस तरीके की व्यापारिक परिस्थितियां क्या होती हैं, आपको टैरिफ नॉन टैरिफ चीजें क्या होती हैं, ट्रेड वॉर जैसी चीजें प्रॉब्लम्स क्या हैं, अमेरिका चाइना की भी चल रही हैं, तो वो सारी चीजें क्या हैं इसमें हम देखेंगे। चौथा है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में, तो यहाँ पर 3 सेक्टर हम इकोनॉमी के पढ़ेंगे। पहला जो आपका जो सेक्टर यहाँ पर होगा, हम एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे, ठीक है। पहला हमारा क्या है, 3 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के, पहला एग्रीकल्चर है, दूसरा यहाँ पर आपका इंडस्ट्री है, और तीसरा यहाँ पर आपका सर्विस है। तो हम यहाँ पर एग्रीकल्चर को एक अकेले पढ़ेंगे और इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर को साथ में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका 5वां जो पिलर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इंफ्रा के अंतर्गत क्या आता है, जैसे कि हमने परिवहन को पढ़ लिया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पढ़ा, इसके अलावा एनर्जी को पढ़ लिया हमने, इसके अलावा आपका हाउसिंग इसी के अंतर्गत हमने पढ़ ली, और आपका अगर देखा जाए तो खनन से रिलेटेड जो माइनिंग है उसको हमने यहाँ पे पढ़ लिया। तो ये जो टॉपिक्स हैं, आप परिवहन के अंतर्गत भी तो रेल हो गई, सड़क हो गई, आपका वायुयान हो गई, सरकार के द्वारा उससे रिलेटेड जो योजनाएं हो गई, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत देखेंगे। तो आपको देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ये सारे टॉपिक्स इसके अंतर्गत, और HRD फिर यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को पढ़ेंगे, जिसमें आपका जैसे कि आपका हंगर हो गया, आपका जो गरीब पॉवर्टी हो गई, सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं हो गई, चाहे महिलाओं को लेकर हो गया या पुरुषों और बच्चों को लेकर हो गया, और उससे रिलेटेड जो प्रक्रियागत स्थितियां हैं, समस्याएं हैं, सूचकांक इत्यादि हैं, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर HRD के अंतर्गत देखेंगे। तो इस तरीके से
आने वाले लेक्चर सीरीज में इस क्विक रिवीजन के वीडियोस में थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा फास्ट भी रहेगा, क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी जो हमने पढ़ाई है वो 78 वीडियोस में आपको ये सारा टॉपिक कवर किया गया है। कितने वीडियो में? 78 वीडियो में यहाँ पर आपको ये पूरे 6 पिलर को पढ़ाया गया है। अब 78 लेक्चर प्री में यहाँ पर क्रैश कोर्स में नहीं होंगे। क्रैश कोर्स में आपका हो सकता है इसका 1/5 या 1/6 आपका वीडियो में ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाए। मान के चलते हैं हम 15 वीडियो, मैंने जो टारगेट किया है कि आपका 12 से 15 वीडियो में इकोनॉमी को हमें फिनिश करना है। अगर इससे एक्सटेंड होता है तो होगा, लेकिन 15 मैक्सिमम मैंने मान के चला है, मिनिमम 12 कि इतनी वीडियोस में आपकी इकोनॉमी को हम फिनिश कर लेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड में चलेगा, और इसलिए वहां पर जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत फायदा है। और कहीं ना कहीं आपने जिन्होंने हमारी कोचिंग ज्वाइन नहीं भी की है, बैचेस नहीं भी लिए हैं, उन्होंने इकोनॉमी अपनी पढ़ी ही होगी। तो बस आपको ध्यान रखना है, चीजों को साथ में लेकर चलना है। टॉपिक्स मैंने इसलिए आज को पहले ही बता दिया हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो जब भी आप आइए पहले से थोड़ा सा पढ़ के आइए, कॉन्सेप्ट पहले समझ के आइए, तो यहाँ पर रिवीजन जो होगा थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में होगा और चीजें थोड़ी सी फास्ट भी चलेंगी। तो इसलिए यहाँ पर अपने दिमाग को अगले 1.5 या 2 घंटे को अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होके बाकी सारी चीजों को निकाल कर शांतपूर्वक यहाँ पर बैठना है और चीजों को समझना है कि चीजें चल क्या रही हैं, क्या क्या चीजें आती हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट में अगर आप यहाँ पे इकोनॉमी देखिए, एनवायरमेंट की तरह नहीं है, आपको हिस्ट्री की तरह नहीं है, बाकी सारे विषयों की तरह नहीं कि जहां पर आप बस रट्टा मार लोगे, पढ़ लोगे, आपको चीजें समझ में आएंगी। यहां रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। यहां अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वहां पर आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वही चीजें जो आपने पढ़ रखी हैं उन्हीं क्वेश्चन को आपके सामने हम घुमा फिरा के शब्दों के जाल को बुन देंगे, आप उन्हीं का क्वेश्चन नहीं, आंसर नहीं दे पाओगे। इसलिए अपने कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक सुनते चलना है और यहाँ पे समझते चलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का अपना टॉपिक। तो सबसे जो पहली चीज यहां पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि हम पढ़ेंगे आज का MBFI का अपना चैप्टर है, और MBFI में यहां पर ये जो लेक्चर सीरीज हम यहां पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो यहां पर हम इसे पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हो सकता है कि यहां पर आपके जो नोट्स हैं उनको आपको समझना है, और इसे समझना कैसे है तो उसके लिए हम यहां पर अपना लेक्चर शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो सबसे पहला अपना टॉपिक है, इस टॉपिक में हमने जैसे कहा कि हम MBFI को पढ़ेंगे, और MBFI में पहला जो टॉपिक है M यानी कि मनी है। तो मनी के बारे में सबसे पहली चीजें हम यहां पर पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज हमारा अपना लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा सारी चीजों को। अगले 1-1.5 घंटे हम यहां पर इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि जो मनी है, एक अर्थव्यवस्था में या अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए, अर्थव्यवस्था को चलायमान करने के लिए जो पहली और आवश्यक चीज है वो होती है मनी, मुद्रा। और बिना मनी के ना तो कोई इन्वेस्टमेंट होगा, ना तो कोई खरीदारी होगी, ना तो कोई उत्पादन होगा, ना तो किसी को कोई रोजगार कोई करेगा। तो यहां पर कोई रोजगार भी कर रहा है तो पैसे के लिए कर रहा है, कोई उत्पादन भी वहां पर करना चाहता है उसके लिए उसको पैसा लगाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट भी करना है तो वहां पे पैसे के बिना कोई बिजनेस नहीं होता है। तो जो इकोनॉमी को चलाता है, जो गतिशील बनाता है, जो वहां पर उसको कह सकते हैं पुश करता है, वहां पर हर एक चीज के लिए क्या चाहिए आपको? पैसा, मनी, मुद्रा। तो वहां पर इसलिए इकोनॉमी को पढ़ने से पहले हमें जो सबसे आधारभूत इकोनॉमी की चीज है वो है मनी, और इसलिए मनी से ही हम यहां पर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो मनी को अगर बात करें तो मनी यहां पर आया कैसे? क्योंकि अभी अगर बात करें तो वर्तमान समय में जो आप मनी यूज करते हैं, प्लास्टिक मनी है, क्रिप्टो करेंसीज का जो दौर है, ये तो पहले नहीं था। तो पहले था क्या? तो पहले था जब यहां पर मुद्रा नहीं थी। हमारे प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में जब मुद्रा नहीं थी तो वहां पर एक सिस्टम प्रयोग किया जाता था जिसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम, अर्थात कि वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली की बात करें तो ये बहुत पुरानी है। कई बार अगर आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे तो आपके अपने गांव में भी देखा होगा कि अगर आपके गांव में कई आइसक्रीम वाला या तेल वाला या कुछ गेहूं कुछ लोग बेचने कुछ सामान आते थे, तो आपके घर में कुछ लोगों के द्वारा, दादी है, दादा है, या कुछ लोग जो बड़े होते हैं, वो वहां पर गेहूं या कुछ भी आपको अनाज देके सामने वाले से वो चीज खरीद लिया करते थे। तो क्या हुआ? वस्तु विनिमय जो प्रणाली है, जो बार्टर जो सिस्टम की हम बात करते हैं, बार्टर सिस्टम होता क्या है या वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? सबसे पहले तो यहां पर एक ऐसी व्यवस्था जब दो व्यक्ति आपस में यहां पर जो वस्तुओं के माध्यम से व्यापार करते हैं या वस्तुओं के माध्यम से लेन देन की प्रक्रिया को संपादित करते हैं, तो इसे कहा जाता है कि आपको बार्टर सिस्टम। कहने का मतलब है आप गुड्स के माध्यम से गुड्स एक्सचेंज करते हैं और उसके माध्यम से आपको ट्रेड डेवलप होता है। तो यहां पर देखा जाए, एक व्यक्ति के पास गेहूं था, दूसरे के पास हो सकता है मान लीजिए वो आइसक्रीम लेकर आया है, बच्चे को आइसक्रीम चाहिए, पैसा नहीं है, तो वहां पे उसने क्या किया कि भाई आइसक्रीम आप मुझे दे दो और इसके बदले में आपको जितना जो गेहूं चाहिए आइसक्रीम के लिए मैं आपको गेहूं दे दूंगा। तो पैसा नहीं है,
लेकिन बिना पैसे के भी क्या हुआ, लेन देन हो गया, अर्थात ट्रेड हो गया। तो इस स्थिति को ही हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। एग्जांपल वाइज अगर बात करें तो जब भारत में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुआ था, तो नोटबंदी के दौरान भी ये एक बार फिर से चलन में आया था और गुजरात जैसे कई क्षेत्रों में और ग्रामीण इलाकों में एक बार फिर से ये चीजें देखी गई कि बार्टर सिस्टम वापस आ जाता है। लोग वापस से तेल, गेहूं, खरीद, टमाटर, जिसके बाद जो भी था वो एक दूसरे से एक्सचेंज करके वहां पर व्यापार कर रहे थे, वहां पर अपनी आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे थे। और ये प्रणाली जो होती है इसी को कहा जाता है बार्टर सिस्टम। तो समझ में आ गया। तो जब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें दो व्यक्ति जो होते हैं आपस में वस्तुओं के माध्यम से लेन देन की प्रक्रिया को संपादित करें। अब कहते हैं कि ऐसा करने से फायदा क्या है और ऐसा करने से नुकसान क्या है। तो क्योंकि हर एक चीज के अपने दो पहलू हैं, कहते हैं एक सिक्के का दो पहलू हमेशा होता है, एक अच्छा भी होगा तो बुरा भी होगा। तो अगर हम कहें कि यदि पैसा मान लो खत्म ही कर दें और बार्टर सिस्टम ही क्यों ना इंडिया में लागू कर दिया जाए, पैसे की तंगी ही खत्म हो गई, जिसको जो चाहिए एक दूसरे सामान ले लेगा और वहां पर चीजें संचालित कर सकता है। तो क्या ऐसा करना संभव है? अगर है तो इससे लाभ क्या होगा, और अगर लागू कर दे तो क्या अर्थव्यवस्था को नुकसान होने लगेगा क्या? तो चलिए बात करते हैं कि ऐसा करने से प्रॉब्लम क्या है और ऐसा करने से प्रॉफिट क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट, क्योंकि लोगों को प्रॉफिट पहले समझाना जरूरी होता है। प्रॉफिट क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज, अगर पैसा नहीं है, जिसके पास जो भी सारी चीजें हैं, तो यहां पे जरूरी नहीं कि आपके पास अगर पैसा है तभी आप कोई चीज खरीद सकते हैं। विनिमय आसान हो जाएगा, एक्सचेंज आसान हो जाएगा। कारण क्या है? आपके पास जो भी सारी चीजें हैं आप उसको दूसरे को दे करके सामने वाले से चीजें ले सकते हो। अर्थात पैसे का वहां पर पैसे के लिए भागना, एटीएम में लाइन लगाना, बाकी सारी चीजें करना, उसकी प्रॉब्लम क्या हो जाती है? तो विनिमय यहां पे सरल हो जाएगा। आप अपनी वस्तुओं के माध्यम से व्यापार करना आपको आसान हो जाएगा। रुपए की यहां पर आपको आवश्यकता नहीं रहेगी, बैंकिंग प्रणाली के पीछे भागने की जरूरत नहीं रहेगी, एटीएम, दुनिया भर की चीजें, अकाउंट खोलना, ये सारी चीजें वहां पर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर विनिमय सरल हो जाएगा, रुपए की आवश्यकता नहीं है, बैंकिंग प्रणाली कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, वैश्विक प्रभाव भी कम हो जाएगा। कारण, क्योंकि जो आप रुपया यूज करते हैं, पता लगा भारत में सब चीजें सही चल रही हैं, लेकिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मच गई। उसके कारण जो डॉलर और रुपए के बीच जो एक्सचेंज होता था वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है, फ्लक्चुएशन होना शुरू हो जाता है। अर्थात डॉलर के मुकाबले रुपया या तो कमजोर होता है या मजबूत होता है। अर्थात कि उसका इफेक्ट वैश्विक स्थिति में, वैश्विक व्यापार में, वैश्विक अर्थव्यवस्था में यदि कहीं भी कोई उथल पुथल होती है तो उसका जो प्रभाव पड़ता है वो आपकी स्थानीय मुद्रा और व्यापार पर पड़ता है, और इसके कारण व्यापारियों को नुकसान और फायदा होता है। तो इस तरीके से जो वैश्विक प्रभाव है वो किस पर पड़ता है? रुपए पर पड़ता है, मुद्रा पड़ती है। लेकिन अगर मुद्रा हो ही ना तो वहां पे क्या होगा? जब मुद्रा ही नहीं तो उसका कोई प्रभाव भी आपको नहीं पड़ेगा, और इसके कारण क्या होगा? तो चीजें क्या होंगी आपके अर्थव्यवस्था पर, इस तरीके कोई वैश्विक प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा, संयुक्त परिवार को बढ़ावा मिलेगा। कारण क्या है? क्योंकि यहां पर क्या है, पैसा नहीं रह गया है, तो हर कोई कुछ ना कुछ अगर उत्पादित करेगा और वहां पर उन्हें एक दूसरे से वहां पर एक्सचेंज करने में ये संभव होगा, तो लोग क्या करेंगे? साथ में रहना शुरू कर देंगे। अर्थात एक परिवार, एक व्यक्ति जो होता है, हो सकता है चाचा, दादा, दादी, बहुत सारे लोग हों, ठीक है, 3-4 भाई हों, और 3-4 भाई जो होता है, हर एक व्यक्ति जो होता है अलग तरीके का उत्पादन कर रहा है। कोई सब्जी उगा रहा है, कोई गेहूं उगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और उन्हें वो सारी चीजें एक दूसरे से ही चाहिए होंगी। तो ऐसी स्थिति में अलग अलग रहने के बजाय वो साथ में रहेंगे और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी वहां पर करने में सक्षम हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा? एक संयुक्त परिवार को भी इसमें बढ़ावा मिलते हुए दिखाई देता है। और इसके बाद खाद्य महंगाई की भी समस्या आपको समाप्त हो जाती है, क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन को इससे बढ़ावा मिलता है, क्योंकि लोगों को जो भी चीजें चाहिए वो क्या करेंगे? उत्पादित करेंगे। और जब आप उत्पादन करना शुरू कर देते हैं, खुद ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वहां पे सारी चीजें काम करना शुरू करेंगे, तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि जो खाद्य महंगाई होती कब है? आपूर्ति नहीं हो रही हो, किसी चीज की कमी मार्केट में होती है, तो इन्फ्लेशन जो होता है, फूड इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम थी वो भी क्या होगी? बार्टर सिस्टम के कारण आपको समाप्त हो जाएगी। तो चीजें क्या है? तो देखा जाए तो यार प्रॉफिट काफी सारी देखने को मिलती हैं कि हाँ, अच्छी चीजें हैं, क्यों ना हम बार्टर सिस्टम को लागू कर दें। भाई, ना तो फूड इन्फ्लेशन हो रहा है, ना डॉलर का कोई प्रभाव हमारे यहाँ मार्केट में कोई पड़ने वाला है, ना तो यहाँ पर आपको विनिमय जो के लिए बैंकिंग अकाउंट इत्यादि की हमें जरूरत पड़ने वाली है। ऊपर से यहाँ पर सब लोग साथ में रहना भी शुरू कर देंगे, जो आज के एक होता है एकल परिवार की अवधारणा हो चुकी है, लोग एक वैमनस्य की चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई। उससे क्या होगा? वापस से संयुक्त परिवारों की जो पुरानी अवधारणा रही है वो फिर से डेवलप होने शुरू हो जाएगी, और साथ साथ विनिमय करना आपको आसान हो जाएगा। तो चीजें अच्छी हैं।
तो क्यों ना लागू कर देते हैं। लागू कर देते हैं, क्या करना है, पैसे पीछे की सारी चीजें होती है, पैसों के लोग पीछे इतना ज्यादा पागल हो जाते हैं, कई बार एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, भाई भाई में और परिवार में ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो पैसा ही खत्म कर देते हैं। लेकिन पैसा यदि आप खत्म कर दें, मुद्रा को मार्केट से हटा देते हैं, तो ऐसा नहीं कि फायदा ही फायदा है, बल्कि इसके कारण कई बार कुछ नुकसान भी उठाना पड़ेगा। और यही नुकसानों के कारण क्या हुआ, हमने बार्टर सिस्टम को छोड़ करके एक नई व्यवस्था वहां पर जनरेट करनी शुरू की। तो ऐसा क्यों करना पड़ा, बार्टर सिस्टम के कारण क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, उसको देखते हैं। सबसे पहली चीज, बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम यह है कि वस्तु आवश्यकता दोहरा संयोग आवश्यक है। कहने का मतलब कि डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए। डबल कोइंसिडेंस का मतलब क्या हुआ कि अर्थात कि आप दो व्यक्ति जो आपस में व्यापार कर रहे हैं, वहां पर जब तक दोनों लोगों को एक दूसरे की वस्तुओं की जरूरत नहीं होगी, तब तक व्यापार नहीं होगा, तब तक कोई लेन देन नहीं होगा, तब तक कोई भी विनिमय नहीं होगा। एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करते हैं, तो अगर मान लीजिए यहां पर एक राम है, दूसरा श्याम है। राम जो होता है मान लीजिए गेहूं का उत्पादन कर रहा है, श्याम जो होता है वहां पर आपको किसी फल का उत्पादन कर रहे हैं, मान लीजिए आपको अमरूद हो गया या आम हो गया। तो यहां पर अगर देखा जाए, हर एक व्यक्ति के लिए फल जरूरी नहीं है, लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए गेहूं जरूरी है, रोटी चाहिए उसको अपने पेट में, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, राम और श्याम यदि आपस में व्यापार करना चाहें, राम को यहां पर श्याम के द्वारा उत्पादन किए गए फलों की हो सकता आवश्यकता ना पड़े और वो ना खरीदे, लेकिन श्याम को यहां पर जो गेहूं यहां पर राम ने उत्पादित किया है वो जरूरी है। गेहूं के बिना उसका काम नहीं चलेगा, रोटी उसको चाहिए ही चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में उसके पास कुछ ऐसा नहीं है जो वो राम को दे सके, तो यहां पर क्या होगा, व्यापार नहीं होगा। अर्थात कि जब तक दोनों लोगों को एक दूसरे की वस्तुओं की जरूरत नहीं होगी, तब तक यहां पर बार्टर सिस्टम में व्यापार आपका संभव नहीं होता है। अर्थात इसी को बोला जाता है कि डबल कोइंसिडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर डबल कोइंसिडेंस नहीं हुआ तो यहां पर फिर कोई व्यापार भी नहीं होगा। और इसी मामले में मुद्रा यहां पर काम आती है कि सामने वाले ने क्या उत्पादन किया है, नहीं उत्पादन किया, उसके पास क्या है या क्या नहीं है, वो क्या कर सकता है, आपको पैसे देगा और पैसे से आप क्या करेगा, वो वस्तु खरीद लेगा। अब श्याम के पास यदि पैसे होता तो वहां पर क्या होता है, उसको आम देना है नहीं देना, आपको चाहिए नहीं चाहिए कोई बात नहीं, आप मुझे पैसे से गेहूं दे दीजिए। तो पैसा क्या होगा, लेन देन को इसलिए बढ़ावा दिया, किसी भी व्यक्ति को कुछ भी किसी से भी चाहिए तो वहां पर मुद्रा के कारण उसे खरीदना आसान हो जाता है। तो पहली जो समस्या थी कि वस्तु आवश्यकता दोहरा संयोग जो होता है वो होना बहुत जरूरी है बार्टर सिस्टम में, नहीं तो यहां पर यह व्यापार नहीं होगा। दूसरा, लेन देन उच्च लागत और धन संग्रह यहां पर नहीं होती है। लेन देन कारण क्या है, आप यह डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कोई वस्तु किसके मुकाबले कितना देना होगा। 1 किलो गेहूं के बदले आपको कितने आम देने हैं, 1 किलो या टमाटर के बदले आपको कितनी प्याज देनी है। यहां पर क्या होगा, लागत ज्यादा हो सकती है, आपको हो सकता है नुकसान ज्यादा हो रहा हो। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि एक निर्धारण, एक मानक क्या होगा, किसके बदले कौन सी वस्तु कितनी देनी है, इसके मामले में क्या होगा, लागत आपकी ज्यादा बढ़ सकती है और व्यापारिक प्रक्रिया में हो सकता है किसी को यहां पर नुकसान हो रहा हो और कोई बहुत ज्यादा फायदे में चला जाए। तो ये जो होता है, एक तो जो लागत होगी वो आपको बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पर निर्धारण कुछ भी नहीं है कि किस वस्तु के बदले कौन सी चीज कितनी मात्रा में एक दूसरे को देनी है। दूसरा, धन संग्रह नहीं है, क्योंकि आप अगर बात करें कि अगर गेहूं का आप उत्पादन कर रहे हैं, गेहूं आप बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। जैसा पैसा है, आपने बैंक में डाल दिया या किसी में एफडी करा ली, तो वहां पर वो हो सकता 4 साल 5 साल सेफ रहेगा, वो आपको वापस जब चाहिए आपको मिल जाएगा। गेहूं आप 4-5 साल रख ही नहीं सकते, उसमें दीमक लग जाएंगे, वो खराब हो जाएगा, सीलन हो सकती है, बारिश हो सकता है, कुछ भी होगा, फसल क्या होगी, खराब हो सकती है, गेहूं जो होता है वो खराब हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आप यहां पर इन चीजों को संग्रह बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर ये संग्रह करने वाली वस्तुएं ही नहीं है, खराब हो जाए। गेहूं तो फिर भी मान लो एक सीजन से दूसरे सीजन तक लेकर जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति टमाटर उत्पादन कर रहा है, टमाटर कितने दिन आप संग्रह कर सकते हो, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर, उसके बाद वो खराब हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यहां पर बार्टर सिस्टम एक बड़ी जो प्रॉब्लम देखने को मिली कि आप यहां पर संग्रह नहीं कर सकते। यहां पर आपको जो मनी है, मनी को आप यहां पे कलेक्ट करके नहीं सकते। कलेक्शन की जो प्रॉब्लम थी, मनी कलेक्शन की, यहां पर ये प्रॉब्लम देखने को मिली है, जो कि लॉन्ग टाइम तक यहां पर ऐसा आप करते हुए नहीं देख पाते हैं। इसके बाद फिर आता है जब आप किसी से काम कराते हो तो उनको मजदूरी देना है। औद्योगिकरण के लिए जो पैसा चाहिए होगा, कितना गेहूं कहां कहां खरीदते बेचते फिरोगे,
ठीक है, लोहा चाहिए। उस लोहे के संदर्भ में अगर आप गेहूं उत्पादन कर रहे हो, कागज उत्पादन कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, तो कितनी मात्रा में किसको कहां देना है, कहां लगाना है, कौन खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा। औद्योगिकरण अगर हम देखें, इसी कारण प्राचीन काल में बार्टर सिस्टम जहां पे प्रणालियां थी, वहां पे बहुत ज्यादा उद्योगों के विकास की स्थितियां आपको देखने को नहीं मिलती हैं। और जैसे यहां पर मुद्रा आती है, उस मुद्रा के कारण आपको देखने को मिलता है धीरे धीरे औद्योगिकरण की प्रक्रियाएं भी आपको तीव्र होना शुरू हो जाती हैं, व्यापार आसान हो जाता है, दूर दराज के क्षेत्रों में चीजें विकसित होना शुरू हो जाती हैं। तो यहां पर आपको औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया है वो भी आपको बार्टर सिस्टम में डेवलप नहीं हो पाती है। साथ ही यहां पर देखिए तो आपको मजदूरी की जो समस्या है, किस काम के लिए कितना क्या उत्पादन देना है, मजदूर भी जो है वहां पर उसको सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसका भी वो निर्धारण नहीं कर पाता है। मजदूरी की एक अपनी प्रॉब्लम है, औद्योगिकरण की प्रॉब्लम है। साथ ही यहां पर देखें कि विशेषीकरण की समस्या है, अर्थात स्पेशलाइजेशन की प्रॉब्लम है। अगर आज के दौर में हम देखें तो कई सारे लोग अलग अलग एक सेक्टर में स्पेशलाइज्ड हैं। जैसे प्रोफेसर, पढ़ाने वाले लोगों की बात करते हैं, तो यहां पर देखें तो प्रोफेसर क्या होता है, प्रोफेसर पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का विशेषज्ञ होगा। कोई इकोनॉमी पढ़ा रहा होगा, कोई हिस्ट्री पढ़ा रहा होगा, कोई ज्योग्राफी पढ़ा रहा होगा। इसी तरह उद्योगों की बात करें तो कई सारी आपको सॉफ्टवेयर टेक्निक कंपनियां हैं, कोई आपकी हार्डवेयर कंपनियां हैं। तो क्या है कि यहां पर एक विशेषज्ञ अर्थात विशेषज्ञता का यहां पर अभाव बार्टर सिस्टम में देखने को मिलता है। पता एक व्यक्ति, उसको जो भी सारी चीजें चाहिए वो सब उत्पादित कर रहा है। थोड़ा सा गेहूं उसने उगा लिया, थोड़ा सा उसने सब्जी उगा ली, थोड़ी सी उसने दाल उगा ली, तो वहां पे खाने पीने की जो भी चीजें हैं उसने सबका सब थोड़ा थोड़ा उत्पादन कर लिया। लेकिन वहां पर उसके पास पर्टिकुलर किसी एक चीज की बहुतायत मात्रा में नहीं है, और उसके कारण क्या होगा, अगर किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ आवश्यकता अगर पड़ जाती है तो शायद वहां पर बहुत ज्यादा उसकी हेल्प भी ना कर पाए। तो इसके कारण व्यापार की जो प्रक्रिया होगी वो भी यहां पर प्रभावित होती है। स्पेशलाइजेशन की यहां पे प्रॉब्लम होती है, और इसके कारण स्पेशलाइजेशन जो होती है औद्योगिकरण के लिए बहुत जरूरी है। एक कंप्यूटर विशेषज्ञ कंप्यूटर से रिलेटेड जो समस्याओं को समझ सकता है वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता है। ठीक है, तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन की आपको प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में भी देखने को मिलती है, क्योंकि ये इसको बढ़ावा नहीं देती है। इसके अलावा बात करें तो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत एक दूसरे के, अब सामाजिक व्यवस्था में देखें थोड़ा सा यहां पर इंटरेक्शन इस कारण भी आपको सबसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिसके आपको जो चीजें मिल रही हैं आप वहां पर एक दूसरे के साथ तो अच्छे हो सकते हो, लेकिन जिसके साथ वहां पर आपका कोई लेन देन नहीं है आपके साथ सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत, उसके साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं होंगे। तो यहां पर ऐसी स्थिति में आपका क्या होगा, किसी के साथ जो संबंध विकसित हो रहा है वो किस आधार पर हो रहा है, लाभ के आधार पर। और लाभ के आधार पर विकसित हुए संबंध जो होते हैं बहुत ज्यादा लंबे समय तक स्थायी नहीं होते हैं। तो एक सामाजिक जो व्यवस्था है वो लाभ आधारित व्यवस्था होगी, और यहां पर ऐसी जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ज्यादा जो होती है समाज के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती हैं। इसके बाद नगरीकरण यहां पर जो होगा, नगरीकरण के दृष्टिकोण से अगर देखें तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से आपको चीजें विकसित नहीं होती हैं, और वो भी एक प्रॉब्लम यहां पर आपको दिखाई देती है। साथ ही वन विशेषीकरण की स्थितियां आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब देखा जाए तो आपको लाभ कुछ अगर देखने को मिला तो हानियां भी उससे ज्यादा आपको देखने को मिलती हैं। अब ऐसे दृष्टिकोण से हमें क्या जरूरत थी, अब प्रॉब्लम जब देखने को आनी, जब धीरे धीरे देखा गया कि बार्टर सिस्टम के कारण बहुत सारी चीजें डेवलप नहीं हो पा रही हैं और इस तरीके के प्रॉब्लम्स लोगों के सामने आनी शुरू हुई, तो लोगों ने सोचा क्यों ना बार्टर सिस्टम से अतिरिक्त हम किसी अन्य प्रणाली को लेकर आए जो कि हमारी सारी जो समस्याएं हैं उसका एक समाधान लेकर आए। और ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो वो कुछ अन्य चीजों पर उन्होंने काम करना शुरू किया। लेकिन इससे पहले यहां पर हम कुछ और चीजों के, कुछ और कॉन्सेप्ट को आपको समझा देते हैं। यहां पर देखिए किसी भी वस्तु को लेकर, यहां पर जो वस्तु विनिमय प्रणाली को लेकर कुछ और जो समस्याएं आती हैं उसमें एक प्रॉब्लम आती है मूल्य विभाजिता की, अर्थात जो वैल्यू डिवीजन है, वैल्यू डिवीजन की भी अपनी एक प्रॉब्लम आती है। वैल्यू डिवीजन या मूल्य विभाजिता क्या होती है, तो यहां पर देखिए जरूरत अधिक नहीं तो खरीद भी, आप अगर जरूरत अधिक है खरीद नहीं कर रहे हैं तो वहां पर एक प्रॉब्लम आती है। संसाधनों के उपयोग की समस्या आती है, स्थगित भुगतान की समस्या भी आपको आती है। डिफर्ड यहां पर अगर बात करें तो भुगतान जो पेमेंट होती है उसको लेकर प्रॉब्लम आती है। जरूरत अधिक नहीं, खरीद नहीं, तो कहने का मतलब कि सबसे बड़ी तो वैल्यू डिवीजन के अंतर्गत क्या प्रॉब्लम है कि आपको जितनी जरूरत पड़ेगी आप उतना खरीदोगे, और उससे ज्यादा अगर आप खरीदने जाओ तो अगर आपके पास वो संसाधन नहीं होंगे तो उसकी एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो जरूरत है, यदि जरूरत के हिसाब से बार्टर सिस्टम में क्या है, जितनी जिसको जो जरूरत पड़ेगी वो सिर्फ उतना ही वहां पर खरीदेगा और बेचेगा, उससे ज्यादा व्यापारिक स्थितियों को बढ़ावा वहां पर बनते हुए नहीं देखा जाता। जैसे वर्तमान समय अगर आप देखें, कोई भी जो व्यक्ति है, कोई भी जो व्यापारी है, कोई जो निवेशक है, वो क्या करता है, बड़ी मात्रा में अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहा है और
प्रॉफिट के संदर्भ कि हाँ 4-5 साल बाद मुझे इतना प्रॉफिट मिलने वाला है, तो बड़ी मात्रा में निवेश भी करता है। लेकिन यहां पर वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या है, कोई वस्तु बहुत ज्यादा लंबे समय तक स्थिर नहीं है, बहुत जल्दी खराब हो जाने की स्थितियां हैं, तो वहां पर क्या है, लोग उतना ही खरीदेंगे जितना उनको जरूरत पड़ेगी। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यहां पर जो वैल्यू डिवीजन की प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपको देखने को मिलेगी। हर एक चीज की वैल्यू डिवीजन भी नहीं है, हर एक चीज की वैल्यू डिवीजन भी आप नहीं कर सकते हैं। अब जैसे एक हीरे को देखिए, हीरे को अगर आप सोचे कि उसको तोड़ तोड़ के आप चीजें देखें, तो हीरे का एक अच्छा एक शेप होता है और उसी के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू होता है। अगर आप उसको सोचे कि भाई एक कप चाय पीनी है और आपके पास एक हीरा है जिसकी जो हो सकती है जो कीमत होगी, आपको छोटे से हीरे की कीमत लाखों करोड़ों में हो सकती है। अब एक कप चाय की कीमत कितनी होगी, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, लेकिन 1 करोड़ तो नहीं हो सकती है। अब ऐसी स्थिति में आप सोचें कि एक कप चाय पीने के लिए सामने वाले को एक हीरा दें, तो यह संभव नहीं है, लेकिन उसको कुछ देना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में आपके पास हीरा ही है देने के लिए, और अगर आप सोचे कि मैं इसको तोड़ देता हूं और तोड़ करके इसे सामने वाले को दे देता हूं, तो वहां पर जैसे ही आपने हीरे को तोड़ा, तो हीरा जो होता है उसका मूल्य और जो वैल्यू है वो तभी तक संभव है जब तक वो एक हीरे के रूप में एक शेप में पर्टिकुलर है, उसकी जो चमक है वो बरकरार है। जैसे आपने तोड़ दिया, उसके बाद अगर क्या हुआ, उसके छोटे टुकड़े कर दिए या उसको आपने बहुत ज्यादा बिखेर दिया, तो ऐसी स्थिति में हीरे का कोई मूल्य भी आपको नहीं रह जाता है। तो कुछ वस्तुओं की क्या है, मूल्य विभाजन, यहां पे जरूरत से ज्यादा जितनी खरीद होगी उतना ही करोगे, और कई बार आप जो खरीद कर रहे हो उसका जो मूल्य होता है वो बहुत कम होने के कारण वहां पर वो चीजें भी संभव नहीं होती हैं। तो संसाधनों के उपयोग की भी एक समस्या आपको देखने को मिलती है, किस तरीके से आप कौन से संसाधन का कितना आप उपयोग कर सकते हैं। स्थगित भुगतान की एक डिफर्ड सिस्टम, जैसे मैंने अभी बताया कि आपको एक कप चाय के बदले आपको एक पेमेंट यहां पे करनी है, तो वहां पे आप नहीं कर सकते। या फिर आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि मान लीजिए आपको दाढ़ी बनवानी है, बाल कटवाने हैं, आप नाई के पास जाते हैं। अब नाई के लिए जो वहां पर आपकी दाढ़ी बनानी है, बाल काटने, कितना पैसा लेता होगा, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, जैसा भी आप जहां भी जाते होंगे सबका अलग अलग सिस्टम होगा। तो 50 रुपए से हो सकता है 500 रुपए में भी बाल काट रहा हो। तो ऐसी स्थिति में आप उसको देने के लिए क्या लेकर जाने वाले हैं, कौन सी वस्तु से देंगे। या फिर आप ऐसा कहेंगे कि आप सीजन वाइज ले लीजिए या महीने वाइज ले लीजिए या किसी त्योहार वाइज ले लीजिए, कि आप क्या होता है कि होली आएगी तो मैं आपको 1 किलो लाकर यहाँ पर 1 कुंटल आपको गेहूं देकर चला जाऊंगा, या दिवाली आएगी तो मैं आपको यहाँ पर पटाखों की बड़ी एक बोरी आपको दे दूंगा, आप साल भर मेरे बाल और बाकी सारी चीज बाल है, दाढ़ी वाड़ी बना के रखिए, और जैसे ही आपको त्योहार का सीजन आएगा तो मैं यहाँ पर आपको पटाखे की फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो एक जो होता है बोरी आपको लेकर पटाखे देकर चला जाऊंगा, तो और हमारा जो होता है पेमेंट जो होता है सेटलमेंट हो जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, अब ठीक है आप तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके दृष्टिकोण से अगर देखें, जो नाई है उसको भी तो वहां पर डेली बेसिस पे उसके यहाँ कितने सारे कस्टमर आएंगे, उसको डेली बेसिस अगर देखा जाए तो उसको ब्लेड चाहिए होगी, क्रीम चाहिए होगी, और वहां पर उस डेली बेसिस की जो खरीद होगी उसकी वो कैसे संभव करेगा। तो क्या है प्रॉब्लम आती है, जो डिफर्ड पेमेंट की प्रॉब्लम आती है वो भी आपको बाटा सिस्टम में देखने को मिलती है, कि लोगों के पास बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए जो पेमेंट की प्रॉब्लम्स हैं वो आपको यहां पर व्यापार को बढ़ावा आपको नहीं देती हैं। संसाधनों के उपयोग की समस्या आती है, जरूरत जितनी है आपको उतना ही खरीद करते हैं, और ये सारी चीजें कहां देखने को मिलती हैं, ये वस्तु विनिमय प्रणाली की अपनी एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। इसके बाद वस्तु विनिमय में जो कह सकते हैं कि मूल्य प्रतिमोचिता है, अर्थात जो आपका मनी फंजिबिलिटी है वो भी आपको इसमें देखने को मिलती है। अब मनी फंजिबिलिटी के अंतर्गत देखा जाए तो आपको 2 चीजें हैं। अब यहां पर देखिए कीमती पत्थर भी एक तरफ रख के देख ले सकते हैं, कुछ धातुएं रख लीजिए, और एक तरफ आपको रुपए रख लीजिए और शेयर रख लीजिए। ठीक है, 4 चीजें यहां पर आती हैं। सबसे पहले पत्थर की बात करते हैं। अब हीरा है, हीरा अगर बात करें, हीरा हीरे के शेप में रहेगा तब तक तो उसका मूल्य है, लेकिन यदि उसको आपने तोड़ दिया तो उसके टूटने के बाद की जो कीमत होगी वो बहुत लेस हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, जो वस्तु है उसका वस्तु का शेप साइज मैटर करता है, खासकर हीरे को लेकर। तो फंजिबिलिटी अर्थात अगर बात करें वैल्यू फंजिबिलिटी में, तो यहां पर जो पत्थर हैं, पत्थरों का जो मूल्य है उसके एक रेगुलर शेप और साइज में ही उसका वैल्यू है, उससे कम में वो वहां पर संभव नहीं, और अगर टूट गया तो उसकी कोई कीमत नहीं है। ठीक है, तो अगर बात करें कि क्या कीमती जो पत्थर हैं क्या वो फंजिबल होते हैं, फंजिबिलिटी उनके अंदर होती है, तो अगर आपको इस तरह क्वेश्चन कभी पूछा जाए क्या हीरा जो होता है वैल्यू मूल्य अर्थात मनी फंजिबिलिटी होती है, वैल्यू फंजिबिलिटी इसके अंतर्गत होती है, तो कीमती पत्थर जो होते हैं उनका फंजिबिलिटी उनके अंतर्गत नहीं होती है, उनका टूटने के बाद सेम मूल्य उनका नहीं रहेगा। अर्थात एक बड़े हीरे का जो मूल्य होगा उसको अगर हम तोड़ कर देते हैं या उसको शेप जो होता है उसका छोटा कर देंगे, उसका साइज जो होगा कम हो जाएगा, और साइज कम हो जाएगा तो वहां पर उसका मूल्य भी आपको कम पड़ जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज, हीरा क्या होता है, उसको बहुत तराशा जाता है, उसको शेप दिया जाता है, तो कई बार जब तराशने के दौरान हीरे में जो छोटी छोटी जो आपको चीजें निकलती रहती हैं, जो आपके उसके कण होते हैं वो वहां पर आपको अलग हो जाते हैं,
अगर आप ये सोचे तो कई सारे छोटे छोटे हीरो को मिलाकर एक बड़ा हीरा बना दें तो वो भी संभव नहीं है। अर्थात कि एक बड़े हीरे की कीमत जो होती है और उसी हीरे से अगर आप 4 और हीरे बना दीजिए और छोटे छोटे बना दीजिए तो वहां पर 4 हीरो की जो कीमत होगी, छोटे हीरो की कीमत, वो एक बड़े हीरे की कीमत के बराबर नहीं होगी। कारण क्योंकि यहां पर इस हीरे को बनाने में क्या किया आपने, उसको काफी ज्यादा वहां पे छोटे छोटे आपने जो फिनिशिंग की है, उस फिनिशिंग में काफी सारा जो मूल्य है वो उनका चला गया है। तो ऐसी स्थिति में जो कीमती पत्थर होते हैं वो फंजिबल नहीं होते हैं, उनके अंदर फंजिबिलिटी या वैल्यू फंजिबिलिटी आपकी नहीं होती। इसको हमेशा ध्यान रखना है। उनकी एक जो कीमत होती है, जितना बड़े होने पर जितनी कीमत होगी, वो छोटे होने पर उनकी कीमत वहां पर उतनी ही कम हो जाती है। तो क्वेश्चन और आता है, लेकिन क्या सर कीमती धातुओं भी फंजिबिलिटी इनके अंदर होती या नहीं होती? ठीक है, क्या कीमती जो धातु जैसे सोना है, क्या सोने में फंजिबिलिटी होती है? तो इसके लिए इसको भी समझ लीजिए। तो यहां पर देखिए, सोना जो होता है एक 100 ग्राम में, 100 ग्राम अगर आपके पास सोना है, ठीक है, 100 ग्राम सोने की जो कीमत होगी, ठीक है, 100 ग्राम मान लेते हैं, एग्जांपल वाइज कुछ भी रख लेते हैं, मान ले 10,000 रख लेते हैं, ठीक है तो बहुत ज्यादा, लेकिन समझने के दृष्टिकोण से इसलिए बहुत ज्यादा आप थोड़ा सा यहां पे तार्किक होना नहीं है, सिर्फ एग्जांपल है समझने के लिए। 100 ग्राम सोने की कीमत अगर 10,000 रुपए है, अब हम यहां पे ये डिसाइड करना है कि क्यों ना हम सोने को यार छोटे छोटे पार्ट में कर लेते हैं, इसके 10 पार्ट बना लेते हैं। तो क्या 10 पार्ट बनाने के बाद भी क्या उन 10 पार्ट को मिलाकर जो सोने की कीमत होगी वो 10,000 हो सकती है? तो आपको पता है सोना क्या होता है, सोने को हम गला सकते हैं और गलाने के बाद उसको शेप जब बना क्रिएट करते हैं 10-10 ग्राम के, तो वहां पर उन 10-10 ग्राम के 10 आपके जो सोने की बिस्किट्स होंगी और एक बड़ा 100 ग्राम सोने की बिस्किट, दोनों का मूल्य जो होगा, जो साइज होगा, जो वेट होगा, वहां पर जो वेट होगा वो बराबर हो सकता है कि 10-10 ग्राम के 10 100 होंगे और 100 का 1 होगा। तो अगर वेट के हिसाब से देखें तो दोनों बराबर हैं, 100 ग्राम दोनों के हैं, उसमें कोई कमी नहीं आई है। और इस कारण से वहां पर यदि किसी को आप पेमेंट करनी है, 10,000 रुपए पेमेंट करनी है, तो चाहे आप एक सोने का बड़ा वाला दे दीजिए तब भी 10,000 रुपए उसके पेमेंट हो गए, या फिर आप छोटे छोटे 10 उसको दे दीजिए 10-10 ग्राम के, जो 100 हो जाएंगे ग्राम, और वहां पर भी उसका 10,000 होगा, तो वहां पर भी वो बराबर पेमेंट होगी। अर्थात कि एक कीमती जो धातु है वो फंजिबल होती है, लेकिन यहां पर एक कीमती जो कह सकते हैं कि पत्थर है, अर्थात स्टोन जो होते हैं वो फंजिबल नहीं होते हैं, लेकिन जो मेटल्स होती हैं वो फंजिबल होती हैं। तो ध्यान रखना है, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन पूछे क्या सोना फंजिबल होता है, तो बिल्कुल होता है, क्योंकि आप वहां पर उसको अलग अलग शेप में डिवाइड कर देंगे तो भी उसका जो वेट होगा वो बराबर रहेगा। लेकिन एक कीमती जो पत्थर है, स्टोन है, वो जो आपको अगर उसको तोड़ते हैं या छोटा साइज उसका करते हैं तो उसकी कीमत लगातार क्या होगी, कम हो जाएगी, तो वो फंजिबल नहीं होता है। इसी को और समझने के लिए अब रुपए को ले लीजिए। रुपया देखा जाए तो अगर आपको किसी को 2,000 रुपए पेमेंट करनी है, तो 2,000 पेमेंट करने के लिए क्या आपके पास 2,000 की नोट होगी तभी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप 500-500 के 4 नोट किसी को दे दीजिए तो भी 2,000 रुपए हो गए, तो भी पेमेंट बराबर ही है, या फिर 100-100 के यहां पर आप 20 नोट किसी को दे दीजिए तो भी यहां पर आपको 100-100 के नोट के आप दे दीजिए तो भी वहां पर आपको 20 पेमेंट आपको यहां पर बराबर हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर मैटर है चाहे 100 का दीजिए, 50 का दीजिए, 500 का दीजिए या 2,000 का दीजिए, मूल्य वहां पर 2,000 टोटल होना चाहिए। तो इस तरीके से 2,000 की 500-500 के 4 नोट क्रिएट करके किसी को पेमेंट करना है तो भी वहां पर हो जाएगा, 2,000 की 1 दे दीजिए तो भी हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब कि जो 2,000 की नोट है, अगर हम उसको तोड़ करके उससे कम साइज में 500 की 4 कर लो या 100-100 की आप क्रिएट कर लो, 50-50 की क्रिएट कर लो, तो वहां पर क्या मूल्य में कोई डिफरेंट होगा? नहीं होगा, वो 2,000 ही रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर रुपए को भी देखा जाए तो ये भी क्या होगा, आपका फंजिबल होगा। तो यहां पर कितना हो गया, कीमती पत्थर फंजिबल नहीं है, कीमती धातु फंजिबल है, रुपया या नोट जो होती है वो भी फंजिबल है, क्योंकि यहां पर हम इसको चाहे 2,000 पेमेंट करें या 2,000 को हम तोड़ करके 500-500 कर दें या 100-100 कर दें तो भी हम फंजिबिलिटी के वहां पे बना रहेगा और हम यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है शेयर। कई सारे लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, तो क्या शेयर भी यहां पर आपको फंजिबल होता है या नहीं होता है? तो देखिए, शेयर क्या होता है, फंजिबल आपको नहीं होते हैं। रीजन क्या है, शेयर देखें, हर एक कंपनी का जो शेयर है वो अलग अलग होता है। हो सकता है टाटा ग्रुप के जो शेयर हैं वो आपको 100 रुपए में एक शेयर मिल जाता हो, अंबानी का हो सकता है शेयर आपको 150 रुपए मिल रहा हो, अडानी के शेयर आपको 150 में मिल रहे हो। लेकिन आपको अगर बाकी कंपनियों जो अभी स्टार्टअप हो रही हैं, अगर उनके आप शेयर खरीदने गए तो वहां पर भी डिफरेंस है। अब अंबानी, टाटा और रिलायंस में भी देखिए तो एक का शेयर 100 रुपए मिल रहा है, एक का 150 मिल रहा है, एक का 200 मिल रहा है।
ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि शेयर में भी यहां पर क्या होता है, आपको डिफरेंसेस होते हैं। इसके अलावा प्रेफरेंशियल और प्रीमियम जो शेयर होते हैं उसमें भी डिफरेंस होता है। एक ही कंपनी के जो शेयर होते हैं, एक शेयर हो सकता है बहुत ज्यादा प्रीमियम हो तो वहां पर उसके जो मूल्य होते हैं वो आपको 100, 150, 250 मिल रहा हो। एक प्रेफरेंशियल हो तो वहां पर आपको हो सकता है बहुत कम में मिल रहा हो, 10 रुपए 20 रुपए में मिल रहा हो। तो यहां पे क्या है कि कई बार ये सारी जो चीजें होती हैं, एक व्यक्ति अपना प्रेफरेंशियल शेयर यदि प्रीमियम शेयर से बदलना चाहे तो वहां पे संभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के मूल्य क्या हैं, अलग अलग हैं। तो इस तरीके से शेयर जो होते हैं उन वो जो होते हैं आपको फंजिबल नहीं होते हैं। तो 4 चीजें हमने पढ़ी, क्लियर रखिएगा। कीमती पत्थर पूछा जाए तो फंजिबल नहीं है, कीमती धातु पूछी जाए तो फंजिबल है, रुपया पूछा जाए तो फंजिबल है, लेकिन अगर शेयर पूछे जाए तो फंजिबल नहीं है। तो ये तो हमने यहां पर देख लिया कि आपको फंजिबिलिटी क्या होती है और साथ साथ यहां पर आपको वैल्यू डिवीजन क्या होता है और वस्तु विनिमय प्रणाली में ये कैसे काम करती हैं, इसके अपने क्या फायदे और किस तरीके से यहां पर नुकसान क्रिएट करता है। अब दूसरे टॉपिक्स की ओर आते हैं और यहां पर अब देखते हैं कि किस तरीके से यहां पर वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद हमने आगे चलकर मुद्रा की ओर रुख करना शुरू किया और मुद्रा को जो प्रयोग हम करते हैं वो किस किस तौर पे और किन किन रूपों में हम यहां पर करते हैं। तो मनी आई। अब वस्तु विनिमय प्रणाली की समाप्ति के बाद हम मनी की ओर बढ़ना शुरू करते हैं और जो मनी यहां पर आई, मनी को लेकर कई सारे प्रारूप यहां पर विकसित हुए। इसमें आप पेपर मनी देख सकते हैं, प्लास्टिक मनी देख सकते हैं, बैंक मनी भी जिसे हम कहते हैं, आपको क्रिप्टो करेंसी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको देखें तो पेपर मनी इसके अंतर्गत आती है, मेटल मनी इसके अंतर्गत आती है। तो जितनी भी मनी के टाइप्स हैं अब हम वो उसको पढ़ना शुरू करेंगे और किस तरीके से मनी डेवलप हुई और उसमें के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं वहां पर भी पढ़ना है। तो मुद्रा का अगर बात करें तो मुद्रा है क्या, तो दैनिक जीवन के अंतर्गत जो भी आपको क्रय विक्रय करना होता है, अर्थात जो बाई और सेल करना है, तो मुद्रा जो होती है अपनी दैनिक जीवन के अंतर्गत जो भी आप सेल और बाई करने के लिए जिस भी संसाधन का प्रयोग विनिमय या पेमेंट करने के लिए प्रयोग करते हैं वो क्या है, मुद्रा है। ठीक है। मुद्रा के रूप कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको कुछ भी खरीदना और बेचना है तो आप क्या करते हैं, पेमेंट, पैसे या तो आप ट्रांसफर कर रहे हैं, या तो आप कैश में दे रहे हैं, या डिजिटल मनी के रूप में दे रहे हैं, या तो धातु के रूप में, किसी न किसी रूप में सामने वाले को आप पेमेंट कर रहे हैं या सामने वाले से आप पैसा ले रहे हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि व्यापार के दृष्टिकोण से या भी कुछ भी खरीद और बेचने के दृष्टिकोण से, क्रय विक्रय के दृष्टिकोण से, सेल और बाई करने के दृष्टिकोण से जो भी काम कर रहे हैं वहां पर क्या होता है, आपका मुद्रा का प्रयोग करते हैं, मुद्रा का वहां पर कार्य होता है। तो मूल रूप से यहां पर मुद्रा काम भी आपको 2 तरीके से करती है। एक होता है जिसको हम प्राइमरी वर्क कहते हैं, प्राथमिक कार्य कहते हैं, और दूसरा यहां पर होता है उसका सहायक कार्य करते हैं। तो पहला जो काम आता है, अगर आपसे मैं पूछूं कि मुद्रा का प्रयोग या मनी का प्रयोग हम किस किस दृष्टिकोण से करते हैं, तो यहां पर आपके आंसर ये होने चाहिए। पहला, मनी डिसाइड करती है कि सामने वाले को एक मानक क्या होगा, किसी भी काम के बदले हम कितना पैसा देंगे। एक इलेक्ट्रीशियन आपके घर आता है और एक जो होता है स्विच बोर्ड जो होता है लगा के जाता है, तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि इसको मुझे कितना देना है, 100 रुपए, मजदूरी इसकी कितनी हुई, चार्ज कितना हुआ, घर पे आके लगा जाने का 50 रुपए से देना है, 100 रुपए देना है, कितना चार्ज देना है। तो वो क्या हुआ, मानक, मापक। ठीक है, कि कितना रुपए सामने वाले को किस काम के बदले हमें देना होता है। तो यहां पर क्या हुआ, मुद्रा जो होता है एक तरीके का मापक का कार्य करता है, जैसे मजदूरी किसी भी काम के बदले सामने वाले को कुछ पेमेंट करनी हुई। इसी तरीके से पूंजी, ब्याज और लाभांश में भी हम पैसे का प्रयोग करते हैं। पूंजी क्या है, आपने जो भी काम किया, बिजनेस किया, उसके बदले जो आपका कैपिटल जनरेट हुई, उस कैपिटल को आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा, किसी को वहां पर वो प्रॉफिटेबल हो गए, लाभांश जो हुआ हो, डिविडेंड जो आपको प्राप्त हुआ होगा, या फिर किसी इंटरेस्ट के रूप में आपको प्राप्त हुआ होगा। तो यहां पर क्या होता है, ये सारी चीज किस रूप में है, मुद्रा के माध्यम से होती है। प्रोविडेंट जो डिविडेंड हुआ वो भी किस रूप में हुआ है, मुद्रा के रूप में हुआ है। जो इंटरेस्ट आपको पेमेंट करनी है, पेमेंट आपको कहीं इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, वो भी किसमें, मुद्रा के रूप में ही मिलेगी। ठीक है, किसी को मजदूरी देनी है, आपको मुद्रा चाहिए। आपको किसी चीज का मानक निर्धारित करना है, मुद्रा चाहिए। 1 किलो गेहूं की कीमत कितनी होगी, तो मानक तय करने होंगे ना कि हाँ 50 रुपए, 100 रुपए, 18 रुपए, 20 रुपए। 1 कुंटल गेहूं की कीमत कितनी होगी, तो सरकार क्या होती है, एमएसपी घोषित करती है। एमएसपी में क्या होता है, मुद्रा ही होती है, पैसा ही होता है, मापक ही होता है कि भाई इतने रुपए में हम यहां पर ये सामान आपसे खरीदेंगे। तो क्या है, हर एक चीज का क्या होता है, एक मापक के रूप में मुद्रा यहां पर आपसे कार्य करती है, मापक के रूप में आप उसका कार्य करते हैं, मुद्रा का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा भूमि खरीदना है तो भी पैसा चाहिए, घर का किराया देना है तो भी पैसा चाहिए। तो यहां पर क्या है, विभाजन और प्रतिमोच्यता अर्थात डिवीजन और फंजिबिलिटी, उस दृष्टिकोण से भी यहां पर आपको मनी चाहिए, क्योंकि दोनों है,
डिवीजन किया जा सकता है। 100 रुपए को आप 10-10 रुपए में डिवाइड कर सकते हैं, और साथ ही साथ वहां पे फंजिबल है, अर्थात किसी को भी कोई भी सामान खरीदने के दृष्टिकोण से आप प्रयोग कर सकते हैं, और वहां पे उसके मूल्य जो होते हैं वहां पर वो बराबर रहेगा, चाहे 10 रुपए में 10-10 रुपए के नोट से पेमेंट करिए, या फिर आपको 1-1 या 2-2 हजार 500-500 के नोट में पेमेंट करिए, उसके मूल्य में वहां पर कोई भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी, और सामने वाला वहां पर लेने से मना भी नहीं करेगा। एक प्रॉब्लम यह भी आती है, वाटर सिस्टम ने कहा कि जब दोनों को यहां पर चाहिए होगा तभी व्यापार संभव है, लेकिन मुद्रा के कारण क्या है कि सामने वाले को वहां पर आपको जो भी सामान खरीदना है उसके बदले आप पेमेंट मुद्रा के रूप में कर दीजिए, वो खुशी खुशी ले लेगा। कैश के रूप में कर दीजिए, वो खुशी खुशी ले लेगा। ऑनलाइन आज वर्तमान समय में देखें तो डिजिटल पेमेंट बहुत तेजी से फैल गया है, तो कोई भी कहेगा हाँ भाई फोन पे कर दो, पेटीएम कर दो, गूगल पे कर दो, भीम यूपीआई कर दो, कुछ भी कर दो, पैसा चाहिए बस, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि आप आसानी से भूमि व घर के किराए इत्यादि के संदर्भ में उसका चाहे डिवीजन करके सामने वाले को पैसा दो, फंजिबल है, आराम से किसी को कितने भी पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हो। तो यहां पर ये चीजें क्या हो गई हैं, आसान हो गया है। उसके बाद विनिमय करना आसान है, एक्सचेंज करना आसान है, रेगुलेट करना भी। एक्सचेंज करना क्या है, कोई भी किसी से कुछ भी खरीदेगा तो विनिमय आपको व्यापार आसान हो जाता है। दैनिक क्रय विक्रय जो होता है, भाई डेली आपको दूध चाहिए, डेली आपको सब्जी खरीद के ले आनी है, तो वहां पर भी 100 रुपए का भी सामान लाना है, कभी 50 रुपए का लाना है, कभी 1000 रुपए का लाना है, वो भी डिफरेंट होता रहता है। कभी जरूरत ज्यादा पड़ गई, आपको पता लगे 2-3 दिन की सब्जी लेनी है तो हो गया 100-500 तक आपका बजट बढ़ गया। किसी दिन आपको सिर्फ दूध ही लेके जाना है तो हो सकता है 50 रुपए 100 रुपए में काम चल रहा है। तो वहां पर क्या है, डेली बेसिस पे जो भी सारी चीजें चाहिए आप उसके हिसाब से पेमेंट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि वहां पर आपको महीने में एक बार जाके पेमेंट करनी है, या कोई त्योहार आएगा तभी आप जाके एक बार में उठा के पूरा क्विंटल गेहूं या कोई भी जो सामान हुआ तो सामने वाले को आप देकर आए। नहीं, आप डेली बेसिस की चीजें, छोटी छोटी चीजों को भी आप पेमेंट करके वहां पर अपने घर लेकर जा सकते हो। वहां पर आपको अपना खाता नहीं खुलवाना है सामने, क्या कि हाँ खाते में लिख लो महीने के बाद पेमेंट कर देंगे, या महीने के लास्ट में सेटलमेंट करेंगे, 2 महीने में करेंगे, 6 महीने में करेंगे, होली दिवाली करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। आप डेली बेसिस की चीजें छोटी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीजों के संदर्भ में आप दैनिक क्रय में आप पैसे का प्रयोग आसानी से पेमेंट के दृष्टिकोण से कर सकते हैं। अब ये तो हो गया इसके प्राथमिक कार्य के संदर्भ में, लेकिन यहां पर मनी का प्रयोग हम इसके सेकेंडरी तौर पे भी करते हैं। कुछ सहायक कामों के तौर पर, कुछ अन्य चीजों के दृष्टिकोण से भी हमें मनी की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मूल्य संचय करना, बचत। किसी भी व्यक्ति के लिए जो भी इनकम वो करता है, उस इनकम का एक निश्चित % हिस्सा वो कहीं ना कहीं सेविंग्स करता है। सेविंग्स के रूप में उस पैसे को वो लंबे समय तक रख सकता है, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल। उस पैसे का प्रयोग उसने क्या किया, एफडीज के तौर पे करा लिया, इंश्योरेंस पॉलिसी इत्यादि करा लिया, या कुछ भी कर लिया। उसका वो पैसा क्या हुआ, सेफ हो गया, अकाउंट में पड़ा हुआ है। जब चाहेगा तब वहां पर उस पैसे को, उसे जरूरत पड़ेगी वो निकाल सकता है, और 5 साल 10 साल बाद भी उस पैसे को निकालेगा तो उसके खराब नहीं होगा, उसका वैसे ही मूल्य बना रहेगा। हो सकता है अगर कीमत बढ़ गई हो, मूल्य मजबूत हो गया तो वहां पर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस उसकी बढ़ती हो। तो यहाँ पे क्या है, पैसे को आप बचत के रूप में, सेविंग्स के रूप में आप लंबे समय तक के लिए यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मूल्य स्थानांतरण के तौर पर यूज करते हैं, किसी को ट्रांसफर करना हो, जैसे कि आपको अभी वर्तमान समय देखा जाए तो स्कूल की फी करनी है, घर में पैसे भेजना हो, किसी को पैसे ट्रांसफर किसी पेमेंट के लिए करना है, या फिर आपको किसी ने भुगतान किसी को करना है, जैसे स्थगित भुगतान हो गए, जैसे महीने में आपको बिजली का पेमेंट करना है, ठीक है, या फिर गैस कनेक्शन का आपको पेमेंट करना है, वाईफाई का महीने में आपको एक बार पेमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिफर्ड पेमेंट हो गया, आपको महीने वाइज वहां पर जो पेमेंट करनी हुई उसके लिए भुगतान करना, वो सारी चीजें क्या है, मुद्रा के माध्यम से आसान हो गई। मुद्रा के माध्यम से आसान हो गई हैं। किसी को भी कैसे कभी भी पेमेंट करनी हो तो मुद्रा के कारण वहां पर आप आसानी से पेमेंट कर सकते हो, सेविंग्स कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, कुछ भी करे, लेकिन मुद्रा ने आपके काम को बहुत इजी कर दिया है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, मुद्रा के कभी भी आपको काम आपको पता हो कि मुद्रा का प्रयोग आप किस किस दृष्टिकोण से कर सकते हैं, तो इसके प्राथमिक कार्यों को और इसके साथ ही साथ सहायक कार्यों को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इसके अपने प्रासंगिकता के संदर्भ में। तो यहाँ पर देखिए, चाहे वो क्रेडिट सिस्टम हो, फेडरल यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, क्रेडिट सिस्टम के तौर पे, अर्थात किसी को साख जो डेवलप होती है, क्रेडिट कार्ड आप चलते हैं तो वहां पर आप देखें तो आपको क्रेडिट कार्ड जो सिस्टम है वो भी क्या है, पैसे के माध्यम से होता है। आपको एक क्रेडिट एक साख दे दी जाती है कि आप इतने लिमिट तक आपको खर्च कर सकते हैं, उसके बाद आप पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, एक क्रेडिट सिस्टम प्रणाली क्या है, किस आधार पर, आपके पैसे के आधार पर आप कितना इनकम करें। क्रेडिट सिस्टम वैसे भी जो क्रेडिट कार्ड आपको जारी किया जाता है वहां पर आपकी कह सकते हैं कि आप कितना कमाते हैं और कितना पेमेंट कर सकते हैं और आय कितनी है, आपका स्टेटस कैसा है, उस आधार पे आपको क्रेडिट वहां पे जारी की जाती है। तो यहाँ पे क्या है, जो क्रेडिट सिस्टम भी डेवलप हुआ वो किस कारण हुआ, आपके द्वारा की गई इनकम, उसके कारण यहाँ पर डेवलप हुआ। इसी तरीके से वित्तीय मार्केट में जो निवेश करना होता है तो वहां पर जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी क्या होता है, आज के समय में इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर हम पूंजी और पैसा जो भी है उसके लिए करते हैं। निर्माण के लिए पैसे का
निवेश किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है। पुनर्वितरण की प्रणाली, जैसे कि आपको सब्सिडी इत्यादि देनी है तो सरकार ने कहा, जैसे एलपीजी के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो सरकार क्या होती है, सब्सिडी देती है। आप पेमेंट करते हैं 900, सरकार वहां पे जो भी सब्सिडी होती है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। तो इस तरीके से ये सारे काम आज संभव हो पा रहे हैं, चाहे वो आपको क्रेडिट सिस्टम जनरेट करना हो, जिससे अन्य तरीके के उद्योग भी पैसे के कारण डेवलप हुए। ठीक है, आपका वित्तीय फाइनेंशियल मार्केट डेवलप हो रहा है, पैसे देने के दृष्टिकोण से, निवेश करने के दृष्टिकोण से, निर्माण के लिए, किसी को वितरण करनी है, किसी को सब्सिडी देनी है, आपको प्रासंगिकता, आपको क्रेडिट सिस्टम डेवलप करना है, वो सारी चीजें संभव हो पा रही हैं। आज के समय जो प्रासंगिकता है मनी की, आप हर एक काम के दृष्टिकोण से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके कारण कहीं ना कहीं जो चीजें हुई हैं वो पहले से बेटर हुई हैं, आसान हुई हैं, बाजार प्रणाली पहले से ज्यादा विकसित हुई है, आपको आवागमन विकसित हुआ है, व्यापार तीव्र हुआ है। ये सब संभव हो पाया है आज मनी के वर्तमान स्वरूपों के कारण। और एक से ज्यादा रूप यहां पर एक साथ हैं, कैश के रूप में भी है ना, धातु मुद्रा के रूप में भी है, प्लास्टिक मनी के रूप में भी है, क्रिप्टो करेंसी का भी दौर आ गया है। तो कई सारे स्वरूप यहां पर हैं, जिसको जैसे पेमेंट यहां पर चाहिए वहां पर वो पेमेंट कर रहे हैं। अब बात करें तो यहां पर लेकिन ये सारी चीजें, अर्थात जो मनी के आज के स्वरूपों में आने से पहले मनी की जो शुरुआत हुई थी, अर्थात जो मुद्रा का प्रयोग हुआ था, सबसे पहले यहां पे कमोडिटी मनी आई। ठीक है, कौन सी मनी आई? कमोडिटी मनी आई। कमोडिटी मनी क्या होता है? जो ऐसी मनी जो कि वस्तु के तौर पर, जो वस्तुओं का प्रयोग करके पेमेंट के तौर पर प्रयोग करते थे, अर्थात कि हमें धातु, सिक्का या नोट या बैंक मनी या क्रिप्टो करेंसी के दौर से पहले हम मनी के तौर पे प्रयोग क्या करते थे? वस्तुओं को। जैसे कि क्या क्या यूज किया जाता था वो देख लीजिए। जैसे कि यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी भी व्यापार के लिए कुछ भी खरीदना होता था तो यहां पर लोग तंबाकू पे करते थे। ठीक है, कि सामने वाले को यहां पर गेहूं खरीदना है या कुछ और पेमेंट करनी है, चावल खरीदना है या कोई आयरन लेना है या उद्योग करना है, कुछ भी करना हो, कुछ भी खरीदना होता था तो सामने वाले को पेमेंट क्या करता था? तंबाकू। तंबाकू जो होता था मनी के तौर में संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरुआती दिनों में यहां पर प्रयोग की जाती थी, तो जिसे हम उसे कमोडिटी मनी कहते हैं। इसी तरह भारत की यदि हम बात करें तो भारत में यहाँ पे शंख जो होते हैं, आपको सीपी जो होती है, शंख होते हैं, वहां पर वो क्या प्रयोग करते थे? पेमेंट के तौर पे शंख का प्रयोग किया जाता है, सामने वाले को शंख पे किए जाते थे। फिजी में कहें तो वहां पे आपको जो दांत होते हैं, वेल और वेल के जो दांत होते हैं, आपको उनका वो प्रयोग करते थे पेमेंट के दृष्टिकोण से। तो इस तरीके से वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था। सबसे पहले जो मनी आई वो कमोडिटी मनी आई, और कमोडिटी मनी में अलग अलग देशों में अलग अलग वस्तुओं को वहां पर दिया जाता था, लोग पेमेंट के तौर पर व्यापार के दृष्टिकोण से। अब यहां पर अगर हम बात करें तो समस्याएं थी आपको किस में? आपको वस्तु अर्थात कमोडिटी मनी में कुछ समस्याएं थी। समस्याएं क्या थी? हानि मूल्य व प्रचलन सामान्य नहीं था। हानि मूल्य का मतलब कि कोई भी भाई तंबाकू का मूल्य कितना है, किस वस्तु के बदले कितना, नुकसान हो गया। अब पता लगा तंबाकू की पूरी खेती नष्ट हो गई तो पेमेंट सिस्टम ही पूरा खत्म हो गया। एक झटके में तंबाकू की जो खेती हो रही थी वो कहीं अगर मान ली खत्म हो गई, कोई रोग लग गया या फिर आग लग गई या कुछ भी हो गया, तंबाकू खत्म हो गया, तो अचानक से पूरे देश में क्या हो गया? पेमेंट के लिए सारी जो व्यवस्था थी वो ध्वस्त हो गई। एक झटके में सब क्या हो गए? पेमेंट खत्म हो गया, सबका खराब हो गया। अब यहाँ पे सबका सब क्या हो गया? एक झटके में आपको सब गरीब हो गया, पेमेंट करने के लिए किसी के पास अब कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता था? हानि की एक समस्या हमेशा बनी रहती थी। इसी तरीके से प्रचलन भी आपको सामान्य नहीं था। हर एक व्यक्ति जो होता था यहाँ पर एक देश से दूसरे देश जाने के दृष्टिकोण से भी ये आपको सामान्य नहीं। भारत वहां पर अगर शंख यूज कर रहा है, अमेरिका वहां पर अगर हम देखें तो आपका तंबाकू यूज कर रहा है, या हर एक व्यक्ति हो सकता है तंबाकू का प्रयोग उसके अर्थव्यवस्था में उसके लिए जरूरी ना हो, वो नहीं लेगा। तो ऐसे दृष्टिकोण से क्या है? प्रचलन भी आपका सामान्य नहीं था। भौगोलिक क्षेत्रों में विविधता है। भारत से अमेरिका, अमेरिका से फिजी, फिजी से कहीं और आपको जाना है। हर एक देश में जो होती है उसकी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं वो उसके लिए मायने रखती हैं, जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है वो वहां पर उसके लिए कोई महत्व की चीज नहीं है। तो वहां पर व्यापार और लेन देन करना भौगोलिक विविधता कारण टफ पड़ता था। जो चीज आप पेमेंट के तौर पर दूसरे अपने देश में यूज करते हैं वो दूसरे देश में पेमेंट के तौर पर आप यूज नहीं कर सकते हैं, वो लोग उसे स्वीकार भी नहीं करेंगे, ना आप उस पर कोई दबाव बना सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भौगोलिक जो विविधता थी वो भी आपको कम्युनिटी मनी के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौर में भी ऐसा देखा गया कि लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के दृष्टिकोण से वहां पर जो पेमेंट करते थे वो सिगरेट होता था। ठीक है, तो वहां पर सिगरेट पे करके अपनी जरूरत की जो चीजें थी वहां पर वो उसको प्राप्त करते थे। तो कुछ समस्याएं यहां पर थी, और इन समस्याओं के कारण क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा और हमें कम्युनिटी मनी की जगह पर किसी एक नई मनी को लेकर आना पड़ेगा जो कि यहाँ पर काम ज्यादा अच्छे से कर सके और हर एक जगह यहाँ पर मान्य भी हो। तो इसके लिए आगे चलकर लेकर आएगी मेटल मनी, जिसे हम कहते हैं धातु मनी।
धातु मनी की अगर हम बात करें तो यहां पर देखा जाए जो सबसे अच्छी जो चीज यहां पर लेकर आए, बार्टर समस्या के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी कि हर एक व्यक्ति को दो चीजें चाहिए, डबल कोइंसिडेंस वाली प्रॉब्लम थी, वो यहां पर आपको समाप्त हो गया। राजा और व्यापारी जो होते थे वहां पर अगर बात करें धातु पर राज्य मुद्राएं होती थी, अंकित कर दी जाती थी। ठीक है, राजा होता था अपनी मुहर लगा देता था, व्यापारी होता था अपनी मुहर लगा देता था, और उसके कारण उस मुद्रा को लेकर आप एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रेवल कर सकते थे और व्यापार करना आपको आसान हो सकता था। अब इसके कारण क्या होता था, तो लाभ क्या हुआ, तो अंतर्भूत मूल्य अधिक और टिकाऊ विभाजन संभव, सब कुछ था। ठीक है, अंतर्भूत मूल्य करने का मतलब कि एक सिक्के का, क्योंकि वो सोने का सिक्का होता था, राजाओं के द्वारा सोने का हो गया, चांदी का हो गया, कांसे का हो गया, सिक्के चलाए जाते थे और उस धातु का अपना अलग एक मूल्य होता था। ठीक है, अगर मान कहते हैं कि सामने वाला उसको क्यों लेगा धातु को, तो धातु ऑटोमेटिक अपने आप में कीमती होती थी और उस वहां पर अगर हम उसमें कुछ अंकित कर देते हैं कि इस पे 5 रुपए का है, 10 रुपए का है, 15 रुपए का है, 50 रुपए का है, वो चल रहा है तो चल रहा है, ठीक है, जब तक चल रहा है तो वहां पर उसमें हम लेन देन के तौर पर प्रयोग कर रहे हैं। नहीं भी चल रहा है तो आप उस धातु को गला करके उसको मार्केट में बेच करके भी पैसा कमा सकते थे। तो इसलिए क्या था कि हर एक जो धातु सिक्का प्रणाली लेकर आई गई उसका अपना एक अंतर्भूत मूल्य था जो कि बहुत फायदेमंद था, लोग इसीलिए इसको स्वीकार भी बड़े स्तर पर करते हैं। दूसरा यहां पर कहें टिकाऊ था, अर्थात कि लंबे समय तक ये चीजें आपको चलायमान रखती थी, खराब नहीं होती थी, आप 1 साल 2 साल 3 साल भी आप इनका प्रयोग कर सकते थे। धीरे धीरे ये घिसते रहते थे और जब घिसते रहते थे उसकी जगह फिर नए आपको एक्सचेंज कर नए बना दिए जाते थे। तो यहां पर जो होता था ये आपको अधिक टिकाऊ व्यवस्था थी। दूसरी चीज यहां पर इनका विभाजन भी संभव था धातुओं का, जैसे हमने कहा, जैसे अभी हमने सोने की बात की, सोने का 100 ग्राम का भी सिक्का आपको 100 ग्राम के मूल्य अगर 10,000 रुपए था और उसके हम 10-10 ग्राम के अगर 10 सिक्के बना दें तो भी उसका मूल्य 10,000 ही होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है कि धातुओं का विभाजन भी संभव था और इसके कारण भी यहाँ पर ये ज्यादा यहाँ पर बेहतर था। प्रतिमोच्य था, फंजिबल था, साथ ही धातु मिश्रण यहाँ पे संभव था, जैसे तांबा और कांसे के सिक्के में वहां पर टीन, पीतल इत्यादि जैसे होती हैं सारी चीजों को, दो अलग अलग धातुओं को मिलाकर के हम कोई भी नई एक सिक्का क्रिएट कर सकते थे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं, कोई एक धातु अगर कम पड़ रही तो आप क्या करें, दूसरी कोई सी धातु के साथ उसे मिक्स करके उसका आपने कह दिया कि यह सिक्का आपसे चलायमान होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मिश्रण संभव हो सकता था और व्यापार को भी आसान था, व्यापारी भी एक स्थान से दूसरे स्थान दूर तक ट्रेवल अगर कर रहे थे तो कितना, मान लीजिए एक व्यापारी को अब मान लेते हैं दिल्ली से यदि मुंबई उसे व्यापार करने जाना था, कोई सामान लेकर जाना था और पेमेंट के लिए या कोई सामान मान लीजिए लेने आना था, और अगर मान लेते हैं कि पहले से वस्तु प्रणाली चालू हो, बार्टर सिस्टम लागू होता हो, अब वहां पर उसे जो सामान लेने जाना है तो वहां पर पहले उसे लाद के पता लगे गेहूं 1 ट्रक 2 ट्रक या बैलगाड़ी में लेकर वहां पर पता लगे 1 बैलगाड़ी 2 बैलगाड़ी वो सामान लेकर जाएगा और फिर पेमेंट करने लाएगा, तो उसके लिए वही एक बड़ी समस्या हो जाती होगी कि पेमेंट करने वाला जो सामान है उसको लाद के ले जाए पहले, फिर वहां पेमेंट करे, फिर दूसरी चीज लेकर आए, तो एक जो होता था लागत जो होती थी वो बढ़ जाती थी। लेकिन इसमें क्या हुआ, व्यापारी जो होता था अकेले जा सकता था, जेब में कुछ वहां पे उसने सिक्के डाले, गया सामान लिया, उसको पेमेंट किया और सामान लेके आ गया। तो वहां पे क्या होती, जो लागत होती थी वो भी यहाँ पर आपको कम हो जाती थी, व्यापार यहाँ पे करना आपका आसान हो गया। इसके बाद उत्पादन कम मूल्य स्थिर, और जो आपको जो मुद्रास्फीति की स्थितियां थी वो भी यहां पर नहीं होती थी। तो उत्पादन की स्थितियां क्या हुई कि लोगों को बहुत ज्यादा हर चीज उत्पादन करने की जरूरत नहीं थी, जिसको जो चीज उत्पादन करनी चाहती थी उसका बड़ी मात्रा में उत्पादन, गेहूं ही उत्पादन तो उसने बड़ी मात्रा में गेहूं ही लगा दिया, किसी ने चावल लगा दिया, किसी ने कुछ उगा दिया, और इसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पर आपको हर एक चीज का उत्पादन जो होता था तो यहाँ पर विशेषज्ञता प्रारंभ हुई। गेहूं का किसान हो गया, टमाटर हो गया, या एक व्यापारी हो गया तो सोने का व्यापार कर रहा है, कोई होता चांदी का कर रहा है, कोई किसी लोहे का कर रहा है, तो वहां पर एक विशेषज्ञता की स्थिति आई और हर एक व्यक्ति हर एक चीज को लेकर वहां पे काम नहीं करता था। तो ये भी समस्या यहाँ पर आपको सॉल्व आउट हो जाती है। उत्पादन जो होता है अलग अलग चीजों को लेकर जो एक साथ सब करते थे उसमें कमी आती है, विशेषज्ञता की स्थिर यहाँ पर डेवलप होती है, मूल्य जो होती है वो स्थिर होना शुरू होती है। कारण क्या था कि यहाँ पर सिक्के निर्धारित हो गए थे, सिक्के होने के कारण उनका मूल्य निर्धारित है, उसके अकॉर्डिंग वहां पर पेमेंट का जो मानक था वो निर्धारित कर दिया गया और इसके कारण जो होता था मूल्य की स्थिरता वहां पर डेवलप होने लगी और साथ ही साथ यहाँ पर मुद्रास्फीति यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ने से रोका गया। तो ये सारी जो चीजें थी वो आपको संभव हो पाती है जब हम यहाँ पर मेटल मनी को लेकर आते हैं और मेटल मनी यहाँ पर आपको आकर काम करना शुरू करती है। अब मेटल मनी की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जैसे कि आपको बात करते हैं तो सिक्के दो तरीके के हैं, एक होता है जिसको हम कहते हैं अंतर्भूत सिक्का, ठीक है, और एक होता है जिसको हम कहते हैं सांकेतिक सिक्का। अब अंकित मूल्य अगर बात करें तो यहाँ पर जो अंकित अंतर्भूत जो मुद्रा है जिसका अंकित मूल्य की हम बात करें तो यहाँ पर एक होता है सांकेतिक मुद्रा। तो सांकेतिक मुद्रा और सिक्के का अंतर्भूत मूल्य जो होता है अंकित मूल्य से कैसा होगा, किसमें,
तो पहला यहां पर है अंतर्भूत मूल्य सिक्का। इसमें क्या है, अंतर्भूत अर्थात कि जो धातु है, जिस धातु का वो सिक्का बनाया गया है, ठीक है। एक धातु लेते हैं, 10 ग्राम का सिक्का है, ठीक है। अब उस 10 ग्राम के सिक्के पर पेमेंट लिख दिया गया है कि 5 रुपए, ठीक है। 10 ग्राम और धातु मान लेते हैं हम चांदी का है, ठीक है। चांदी का है या सोने का मान लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए। तो वहां पर एक मैंने चांदी का सिक्का लिया 10 ग्राम का, उसमें मैंने ऊपर लिख दिया 5 रुपए। अब 5 रुपए लिख दिया, लेकिन एक व्यापारी को जब हम उसे देते हैं और व्यापारी सोचता है कि यहां पर इसके ऊपर लिखा अंकित मूल्य कितना है, 5 रुपए है, लेकिन यदि मैं इसी 10 ग्राम के चांदी के सिक्के को गला देता हूं और चांदी को मार्केट में सेल करता हूं, तो इसका जो मूल्य मुझे मिल रहा है वो 10 रुपए मिल रहा है, ठीक है। अर्थात जो धातु का मूल्य है वो 10 रुपए है, लेकिन उस पर जो अंकित मूल्य है वो सिर्फ 5 रुपए। तो यहां पर क्या हुआ, अर्थात धातु का मूल्य जब आपका ज्यादा हो और उस पर जो अंकित मूल्य है वो वहां पर आपको कम हो, ऐसे सिक्कों को बोला जाता है अंतर्भूत मूल्य सिक्का। तो यहां पर अंतर्भूत मूल्य सिक्के के कारण आपको समस्याएं क्या है। अब अंतर्भूत मूल्य सिक्कों की अगर हम स्थिति को देखें तो सबसे पहली जो चीज यहां पर आपको दिखाई देती है वो है आपको सिक्कों की जमाखोरी यहां पर शुरू हो गई। क्योंकि भैया आपको जब पता है कि फायदा मुझे इसमें है कि जो मुझे सिक्का मिल रहा है मैं उसे गला दूं और गला करके अगर मार्केट में धातु को बेचूं तो वहां पर मुझे डबल मुनाफा है। सिक्के का मूल्य 5 ही है, लेकिन गलाने के बाद वो 10 रुपए का धातु बन जाती है, तो मैं धातुओं को क्यों ना बेचूं। और इस दृष्टिकोण से क्या करता है आदमी, ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, सिक्कों को इकट्ठा करता है, ठीक है। इकट्ठा करने से जमाखोरी बढ़ने लगती है, मार्केट में जो सिक्का होता है वो कमी होने लगती है, क्योंकि आप मार्केट में सिक्का वापस नहीं डाल रहे हो, आप सिर्फ संग्रह करते जा रहे हो, जमाखोरी कर रहे हो। उसके बाद क्या करते हो, आप उसे पिघला देते हो, और पिघला करके क्या होता है, आप दो चीजें बना सकते हो। आप अगर उस पिघलाने के बाद अगर सिर्फ धातु बेचोगे तो हो सकता है 10 ही मिल रहा हो, लेकिन अगर उसी धातु की यदि आपने कोई आभूषण बना दिया तो हो सकता है उसका आपको 100 रुपए और 500 रुपए मिल रहा हो। तो इसके कारण क्या हुआ, लोग आभूषण भी बना सकते थे उसका वहां पर मुद्रा जो होता है, इसके कारण क्या हुई, तो यहां पर लोगों ने समस्याएं जो शुरू हुई उसका एक संग्रह करना शुरू हो गया, इसके कारण अंतर्भूत मूल्य सिक्के के कारण, और दूसरा वहां पर उसको पिघलाना और उससे आभूषण बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। इसका कारण क्या हुआ, परिणामतः जो समस्या है, जो थॉमस ग्रेशम एक नियम देते हैं कि एक अच्छी, जो एक कहते हैं कि बुरी जो मुद्रा है वो मार्केट से एक अच्छी मुद्रा को बाहर कर देती है ना। एक जो इसका एग्जांपल समझने के लिए आप लोग भी अगर आपके पास कैश है, ठीक है, कैश है और उस कैश में कुछ नई नोटें हैं और कुछ पुरानी नोटें हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, एक नोट जो सली गड़ी है, सली बहुत ज्यादा जो होती है खराब हो चुकी है। अब ऐसी मुद्रा और एक बहुत अच्छी नोट है, एकदम अभी अभी निकली है, ताजा तरीन है, कड़क है। अब ऐसी में स्थिति में सामने वाले को अगर आपको पेमेंट करना हो तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि जो खराब है, जो आपको खराब होने की ओर है, कभी भी फट सकती है, बहुत ज्यादा शायद इसकी जो जीवन जो समय है इसका आपको खत्म होने की ओर है, तो यहां पर पहले क्यों ना मैं इसे चला लूं, ये चल गई तो ये तो अच्छी वाली है, तो कहीं भी चल जाएगी। तो आप क्या करते हैं, हमेशा मार्केट में कौन सी मुद्रा डालते हैं, बुरी मुद्रा जो खराब हो चुकी है, और अच्छी मुद्रा क्या करते हैं, आप सेव करते चले जाते हैं। तो वहां पर ऐसी स्थिति में जो अच्छी मुद्रा होती है वो मार्केट में जाती ही नहीं है, आप उसे मार्केट से बाहर कर देते हैं। और ये इसीलिए बोला गया, थॉमस ग्रेशम कहते हैं कि जो एक बुरी मुद्रा होती है वो मार्केट से अच्छी मुद्रा को बाहर कर देती है, और यहां पर इसमें भी यही हुआ। और इस स्थिति में अगर हम देखें तो भारत में इसके कुछ एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिलते हैं। कौन से एग्जाम्पल हैं, तो 1970 में भारत का जो 5 रुपए का जो सिक्का था, बांग्लादेश जो होते थे, बांग्लादेशी उसकी तस्करी किया करते थे। और तस्करी करते क्या थे, तो वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होती थी उसने क्या किया कि 1 रुपए का जो सिक्का मूल्य, 1 रुपए सिक्का का मूल्य यहां पर जो धातु थी उसका 7 रुपए हुआ करता था, ठीक है। कहने का एग्जाम्पल सिर्फ ये समझ लीजिए कि भारत सरकार के द्वारा भी अंतर्मूल्य सिक्के जारी किए जाते थे, अर्थात जो धातु होती थी उसका मूल्य ज्यादा होता था और उस पर जो अंकित मूल्य होता था वो कम होता था। अब ऐसी स्थिति में होता क्या था कि बांग्लादेशी जो तस्कर होते थे वो भारत से 5 रुपए का सिक्का क्या करते थे, लेकर जाते थे अपने देश में,
और वहां पर उस 5 रुपए के सिक्के को गलाते थे और गलाने के बाद उससे ब्लेड बनाया करते थे। ठीक है, ब्लेड जो आता है नाखून वाखून करने के लिए या जो शेविंग करने के लिए आती है, उस ब्लेड की मैं बात कर रहा हूं। तो ब्लेड जो होती थी, ब्लेड बनाते थे और 5 ब्लेड बना लिया करते थे। उस 5 रुपए के सिक्के की धातु से 5 ब्लेड बना लिया करते थे और 5 ब्लेड को जो होता था 2-2 रुपए में सेल आउट कर देते थे। और इसके कारण वहां पर क्या हुआ था, एक मतलब जो पैकेट बन जाती थी उस पैकेट को वो 10 रुपए में बेच देते थे। तो इसके कारण क्या था कि 5 रुपए का जो सिक्का था, अगर उसको लेन देन के तौर पे वो प्रयोग करें तो सिर्फ 5 रुपए का लेन देन कर सकते थे। लेकिन उस 5 रुपए के सिक्के को तस्करी करके अपने यहां ले जाते, फिर उसको वहां पर गलाते और उससे जो नई चीज बना करके उसको मार्केट में सेल लेते, तो उसका वो 10 रुपए मिल रहा था। और इसके कारण भारत में जो 5 रुपए के सिक्के उसकी तस्करी वहां पर काफी बढ़ गई, जमाखोरी वही वाली स्थिति प्रारंभ हो गई और भारत सरकार को इससे नुकसान होने लगा। अब ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने अपने अंतर्भूत मूल्य सिक्के खत्म किए और उसकी जगह पे जारी कर दिए टोकन मनी या टोकन सिक्के। और टोकन सिक्के या सांकेतिक मुद्रा भी हम इसे कहते हैं। और इसके बारे में आपको पता है, सांकेतिक मुद्रा थोड़ा सा अंतर्भूत मूल्य से इतर होता है। कहने का मतलब कि मान लीजिए मैंने एक जस्ते का या एल्युमिनियम का या स्टील का एक सिक्का मैंने चलाया और उस धातु का जो मूल्य है मार्केट में, मानकर चलते हैं अगर उसे हम गलाकर मार्केट में बेचने जाए तो 1 रुपए है, लेकिन उस पर जो अंकित मूल्य है वो 2 रुपए है। ठीक है, तो अंकित मूल्य क्या है, 2 रुपए है, लेकिन अगर मैं उसी धातु को गला करके मार्केट में बेचता हूं तो वो सिर्फ 1 रुपए ही मिलता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जब किसी सिक्के या धातु का जो मूल्य है, जो मार्केट वैल्यू है, वो कम है, किससे, उस पर अंकित मूल्य, जब अंकित मूल्य से उस धातु की जो मूल्य है वो आपको मार्केट मूल्य कम होगा। तो एक धातु मैंने गलाई, मुझे 1 ही मिलेगा, लेकिन मैंने अगर उसको व्यापार के तौर पे, लेन देन के तौर पे अगर प्रयोग किया तो वो मुझे 2 रुपए दे रहा है। तो ये से हम कहते हैं सांकेतिक मुद्रा। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, तो भारत सरकार ने अपने यहां अंतर्भूत सिक्के बंद किए और टोकन सिक्के वहां पे जारी कर दिए। और टोकन सिक्के जो होता है उसके कारण यहां पर देखिए एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि भारत सरकार ने जो 1 रुपए का सिक्का शुरू में चालू किया, उसको अगर गलाने पर वहां पर 0.95 पैसे वहां पर मिलते थे, तो 0.05 पैसे का वहां पर आपको नुकसान हो रहा था। आगे चलकर एक कानून भी लेकर आया गया जिसको बोला गया सिक्का अधिनियम 1906, जिसे संशोधन 2011 में किया गया। और यहां पर बोला गया कि कोई भी सिक्का जो होगा वो पिघलाया नहीं जाएगा और घिसा नहीं जाएगा। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो वहां पे आपको 7 साल की कैद और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया। ठीक है, तो सिक्का अधिनियम जो 1906 में बना, 2011 में संशोधित किया गया। अगर आप लोग भी, अगर ऐसा कोई प्लान है तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे पकड़े जाते हैं कि सिक्के को पिघला रहे हैं, पिघला करके कुछ सेल आउट, कुछ नई खुराफात अगर जन्म ले रही है तो उसको छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 7 साल की कैद और जुर्माना दोनों के प्रावधान उन्होंने कर दिए हैं। आगे चल के एक और प्रणाली लेकर आए, एक और इसी में एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं डिबेसमेंट। ठीक है, डिबेसमेंट अर्थात धातु में मिलावट की प्रक्रिया। डिबेसमेंट में क्या होता है, राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर जो आपको अंतर्भूत जो मूल्य है उस धातु की मात्रा कम कर दी जाती है या मिलावट कर दी जाती है, परंतु जो उसका मूल्य होता है वहां पर उसमें कोई चेंज नहीं किए जाते हैं। कहने का मतलब, अगर हम बात करें एक